नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सत्ता संभालना बीजेपी के लिए दुधारी तलवार के समान हो गया है। जी हां, दुधारी तलवार आप जानते हैं, दोनों तरफ। जी हां, एक तरफ सरकार गठन को महीना भर नहीं हुआ और टीएमसी के 3 सांसदों पर हमले की घटनाएं हो गईं। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के बाद अब बापी हलदर के ऊपर भी हमला हो गया है। और वहीं उनके बापी हलदर के ऊपर शारीरिक हमला नहीं, बल्कि उनके कार्यालय पर, दफ्तर पर तोड़ फोड़, बिल्कुल उसी ढंग से जैसे गुंडे करते हैं। और ये भी सांसद हैं, आप जानते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की सक्रियता भी मोदी के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। महंगाई से लेकर पेपर लीक और भ्रष्टाचार तक हर मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के सारे दल लगभग एक जैसे हमले मोदी सरकार पर कर रहे हैं। इधर भ्रष्टाचार के नाम पर टीएमसी को घेरने का दांव भी काम नहीं कर रहा है। आज ही ममता बनर्जी ने अपने 2 विधायकों को, जी हां, 2 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर बीजेपी को बता दिया है कि वो किसी भी दबाव में आने वाली नहीं है। आपको बता दूं कि ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा, इन दोनों विधायकों को ममता बनर्जी ने निकाल दिया है अपनी पार्टी से। दरअसल विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में शोभन देव चट्टोपाध्याय के चयन के समर्थन वाले टीएमसी विधायकों के खत में कथित तौर पर कुछ विधायकों के सिग्नेचर फर्जी होने का आरोप है। इस जाली हस्ताक्षर कांड पर शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के इन दोनों विधायकों ने ही विधानसभा अध्यक्ष से इस घटना के बारे में लिखित शिकायत की थी। इसकी अब सीआईडी जांच हो रही है। और इसी सीआईडी जांच में अभिषेक बनर्जी को भी लपेटे में लिया गया है। आप जान लीजिए, जिनके घर पर सीआईडी के लोग पहुंचे थे। इधर शुभेंदु अधिकारी ने दोनों विधायकों का नाम लिया और उसके 15 मिनट के भीतर ही टीएमसी ने दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी ममता बनर्जी पहले ही अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को जाहिर कर रही हैं कि जो पार्टी से वफादारी निभाएंगे उन्हें ही पार्टी में रखा जाएगा। इधर ममता बनर्जी कल यानी 2 जून को बंगाल में कोलकाता में टीएमसी सांसदों पर हुई हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी कर रही थीं, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। रविवार को यानी कल, बीता हुआ कल भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया है। तो साफ नजर आ रहा है कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमले से सियासी बवाल तेज हो गया है। उसके बाद बापी हलदर के ऊपर भी हमला, और लोगों को अब 1990 का वो दौर याद आ रहा है जब कांग्रेस नेता के रूप में आंदोलन कर रही युवा, जी हां, युवा ममता बनर्जी 1990 में पर कोलकाता के हाजरा मोड़ पर हमला हुआ था। जो शायद उस घटनाक्रम को याद रख रहे हों उनको पता होगा। उस घटना ने उन्हें सत्ता से टकराने वाली जुझारू नेता के रूप में स्थापित कर दिया था। टीएमसी कार्यालय की दीवारों पर आज भी उन तस्वीरों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है। और इसी तरह 2021 के विधानसभा चुनाव में व्हील चेयर पर प्रचार और भाजपा पर जानलेवा हमले का आरोप भी ममता बनर्जी के लिए कारगर साबित हुआ था। अब क्या अभिषेक बनर्जी पर हमला भी उसी तरह सत्ता में बड़ा बदलाव लाएगा? इसके कयास लग रहे हैं। इधर टीएमसी नेता आरोप लगा रहे हैं कि इस हमले के पीछे बीजेपी का ही हाथ है। कल ही महुआ मोइत्रा ने एक पोस्ट में 2 लोगों का चेहरा दिखाते हुए लिखा है कि इन दोनों ने कल अभिषेक बनर्जी की बात कर रही हैं, एआईटीसी पर पत्थर फेंके थे इन्हीं दोनों ने। वो दोनों की तस्वीर भी थोड़ी देर में हम आपको दिखाते हैं, और अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। ये आम जनता नहीं है, ये भाजपा द्वारा हर जगह गड़बड़ी फैलाने और तोड़फोड़ करने के लिए भेजे गए राजनीतिक गुंडे हैं। ये कह रही हैं यहाँ महुआ मोइत्रा। देखिए, ये दोनों तस्वीरें आप लोगों को कल भी दिखाया था, पत्थर मारते हुए, और कोने में इधर जो खड़े हेलमेट में दिखाई दे रहे हैं, हेलमेट आप देख रहे होंगे, ये हैं अभिषेक बनर्जी। लेकिन ये दोनों घूम रहे हैं, इनको अभी तक पकड़ा नहीं गया है, यही कह रही हैं यहाँ पर महुआ मोइत्रा। तो जाहिर है कि बंगाल का पत्थर कांड अब बीजेपी की जीत को कुचलता दिख रहा है। इधर इंडिया गठबंधन आम जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेर रहा है। वहीं खबर यह भी है कि 8 या 6 जून को
पहले तो 6 जून कहा जा रहा था, अब 8 जून कहा जा रहा है। चाहे 6 जून को हो, 8 जून को हो या 10 जून को हो, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक हो सकती है। और इस बारे में राहुल गांधी और ममता बनर्जी की फोन कॉल पर लंबी बात होने की भी खबरें हैं। एक फोन कॉल तो परसों रात को राहुल गांधी ने किया था, और वो ममता बनर्जी से ये कहने के लिए कि अभिषेक बनर्जी को अगर आप चाहें तो हम हैदराबाद शिफ्ट कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने इस बात को खुलेआम बताया भी था कि राहुल गांधी ने फोन करके ये कहा है, लेकिन उसके बाद कल रात को भी राहुल गांधी और ममता बनर्जी की बात हुई है, और लंबी बात हुई है, आगे की पूरी स्ट्रेटेजी पे बात हुई है, ये भी खबरें आ रही हैं। हालांकि इस समय हम किसी खबर की पुष्टि नहीं कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी का फोन आया था, ये बात ममता बनर्जी ने आज फिर खुद बताई है। वही विपक्ष को मजबूत करने का काम ममता बनर्जी करेंगी, ये बात भी उन्होंने कही है। इसका मतलब है कि धुआं दिख रहा है तो चिंगारी कहीं ना कहीं भड़की है, और ये बातें आज ममता बनर्जी ने फेसबुक लाइव पर कही हैं। आज ममता बनर्जी फेसबुक लाइव हुई थी, FB लाइव, और उस पर उन्होंने ये बात कही है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पे ममता बनर्जी का ये लाइव करना। वैसे इस समय देश भर में छात्र, स्टूडेंट्स भी, जी हां, सरकार पर भड़के हुए हैं, और आज राहुल गांधी ने जेब कतरे का जिक्र कर सरकार को और बुरी तरह घेर लिया है। CBSE 12वीं के छात्रों से रीवैल्यूएशन के लिए पैसे ले रही है, जिस पर राहुल गांधी ने एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए CBSE को जेब कतरा तक बता दिया है। राहुल गांधी ने क्या लिखा है देखिए, आपके सामने रख रहे हैं। जेब कतरों से सावधान। आज वो CBSE के अंदर बैठे हैं, जरा स्क्रीन पर ले आइए। आज वो CBSE के अंदर बैठे हैं। CBSE की गलती से नंबर गलत आए तो आपको क्या मिलता है? पहला, बिल, डिजिटल स्कैन कॉपी, 100 रुपये प्रति विषय। रीटोटलिंग करवाना हो तो 100 रुपये पर पेपर। री एवेल्युएशन करवाना हो तो 25 रुपये पर सवाल, और अपनी ही आंसर शीट की सही जांच के लिए एक बच्चे को 2000 तक भरने पड़ सकते हैं। सोचिए, जब 4 लाख बच्चों ने ऐसे आवेदन डाले हैं तो CBSE कितनी कमाई कर रहा है। जब स्कैनिंग फोन से हुई हो, गलत मार्किंग तय है, और उसे ठीक करवाने की कीमत बच्चा भर रहा है। गलती CBSE की, सजा बच्चे की, कमाई सरकार की। जब शिक्षा को सेवा नहीं कारोबार बना दिया जाए, तब गलती सुधारी नहीं जाती, बढ़ाई जाती है, और इसकी सबसे बड़ी कीमत हमारे बच्चे चुका रहे हैं, अपने समय से, अपने आत्मविश्वास से, और अपने भविष्य से ये कीमत चुका रहे हैं। तो राहुल गांधी जो बात यहाँ लिख रहे हैं, उस दर्द से लाखों परिवार इस समय गुजर रहे हैं। ऐसे में आज भले मासूम बच्चे सरकार की गलती की कीमत चुका रहे हों, लेकिन क्या अब मोदी सरकार का भी हिसाब जनता करने वाली है? क्या इंडिया गठबंधन फिर से बीजेपी को कमजोर साबित कर देगा? आज इस पे चर्चा करेंगे दोस्तों, और ये चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की चर्चा, आप बने रहिए। अब तो आप लोगों ने IPL भी देख लिया, मैच तो खत्म, तो थोड़ा अब लगते हैं देश के काम पे, और बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए इस चर्चा में आप बने रहिए। आज जो साथी आप जुड़ गए हैं, आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस चर्चा में। और बहुत महत्वपूर्ण दिन आज का। एक तरफ बच्चों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टियां, जो विपक्षी दल हैं, जो विपक्ष क्या होता है, विपक्ष जो होता है वो सरकार को दुरुस्त रखता है, यानी कामकाज दुरुस्त गतिविधियों से चलती हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि विपक्ष का दमन हो रहा है, विपक्षी दलों का दमन किया जा रहा है, और ये सत्ता पक्ष कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों? विपक्ष ने कैसे कर दिया है एक्सपोज, ये हम समझेंगे, और बीजेपी का एक्शन जो है उल्टा पड़ा है कैसे। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ हैं, सुनील शुक्ला जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रशांत जी हैं, और हमारे साथ अमलिंदु जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, 2 मुद्दे, बहुत गंभीर मुद्दे हैं। एक, अगर आप विपक्ष के नेता हैं या आप विपक्ष में पहुंच गए हैं, जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ, तो अब आप
वो तमाम मुसीबतें झेलने के लिए तैयार रहिए जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होंगी। ये दोनों तस्वीर हम लोगों के बगल में आपके सिर के बिल्कुल ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। एक तस्वीर जिसमें दो इंसान, एक पीली शर्ट, उसमें टी शर्ट में, फुल स्लीव्स टी शर्ट कहें, और एक किस कलर में है ध्यान नहीं, पिंक कलर में है शायद, लाइट पिंक है या बैगनी, लाइट बैगनी जो भी कह लीजिए, या आपकी तरह की शर्ट है, शायद आप भी पिंक पहने हुए हैं, तो लवेंडर कलर है या जो भी कलर हो। ये दोनों जो इंसान हैं स्वामी जी, ये दोनों अभी तक पकड़े नहीं गए हैं क्योंकि ये बड़ा सा पत्थर दिखा नहीं सकता। कल मैं अपने तमाम साथियों को बता चुका हूं कि मैं वो तस्वीर नहीं दिखा सकता हूं, फेंक रहे हैं। एक तो ये है, ये युवाओं के हाथ में पत्थर है। जिन युवाओं के हाथ में कलम है उन युवाओं के साथ भी छल किया जा रहा है। जो पढ़ रहे हैं उनके साथ भी छल, और जो नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ लिख के रोजगार चाहिए जिनको, रोजगार के लिए उनको ये 2 रुपए का ट्रोल बना दिया जाता है या उनके हाथ में 10 रुपए देके पत्थर फेंकवाया जाता है। क्या यही रह गया है इस हिंदुस्तान की? यही तस्वीर है। ये सारी तस्वीरें दूसरी अभी आपको और दिखाऊंगा, बहुत सारे विजुअल्स, बहुत सारी बाइट्स दिखाऊंगा, लेकिन जरा यहां से शुरुआत करते हैं स्वामी जी। देखिए राजीव जी, वास्तविकता ये जो लड़ाई इस समय देश के अंदर चल रही है, ये गांधी गोडसे की जो लड़ाई चली रही है, ये भी लड़ाई चल रही है। वो बच्चे जो अपना जीवन बनाना चाहते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस वाक्य के पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं, जब उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर बनेगा। ये वो बच्चे एक तरफ हैं, और एक तरफ वो बच्चे हैं जिन्हें गुमराह किया गया है, जिन्हें भड़काया गया है और जिनको गलत राह पे चलाया गया है। ज्यादातर ये बच्चे वो हैं जो गरीब वर्ग के हैं और मध्यम वर्ग के हैं। ये इन लोगों के बीच के संघर्ष है। और जो बंगाल में आज के तारीख में हो रहा है राजीव जी, एक लेसन मिलता है सारी अपोजिशन पार्टीज को। और मैं तो विशेष तौर पे पंजाब की बात करूंगा अगर, तो वहां पे जो राजा वडिंग हैं और प्रताप सिंह बाजवा हैं और बाकी जितने वहां पे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि अगर आप लोग एकत्रित होकर, एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को घुसने नहीं देंगे, तब तो आपकी जान बच जाएगी। उसके बाद वरना इसी तरह ढेलों से और पत्थरों से ये गुंडे बदमाश आप पे आक्रमण करेंगे। ये अखिलेश यादव को भी समझ लेना चाहिए, बहन मायावती को भी समझ लेना चाहिए, ये सारे लोगों को समझ लेना चाहिए। इस समय देश के अंदर जो गुस्सा है, और राजीव जी एक चीज और समझिए, ये जो बच्चे हैं इनके, ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ इनके 4-4, 5-5 परिवार वाले हैं, इनके गुरुजन हैं जिन्होंने इनको पढ़ाया है। क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, मेरे को खुशी होती है। आज मेरा छात्र कोई आता है कि साहब फलानी जगह का मैं सीईओ हो गया हूं, विदेश जाता हूं, एयरपोर्ट में मुझे रिसीव करने आते हैं। आपको पता ही होगा, एक बार डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा विदेश यात्रा पे गए और वहां पे सऊदी के जो क्राउन प्रिंस थे उनको एयरपोर्ट लेने आए। आज तक उन्होंने कार नहीं चलाई थी सऊदी के प्रिंस ने, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत करने नहीं आया हूं, मैं अपने गुरु का स्वागत करने आया हूं जिन्हें मुझे पढ़ाया है। ये गुरु शिष्य परंपरा, सारे आज के तारीख में गुरुजन, आज के तारीख में सारे परिवारजन, और आज के तारीख में सारे युवाजन जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और अपने जीवन को और भारतवर्ष को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश को 21वीं शताब्दी में आगे ले जाना चाहते हैं। ये उन लोगों का संघर्ष उन लोगों से है जो कि देश की प्रगति को, हमारे युवाओं की प्रगति को और देश को महाशक्ति बनने से रोकना चाहते हैं, जो बंगाल के अंदर हो रहा है। अब देखिए, मैं तो ये नोट करूंगा, जैसे आपने बताया 6 तारीख को अगर कॉकरोच जनता पार्टी के दीपिके, वहां पे अभिजीत दीपिके आएंगे एयरपोर्ट के अंदर, मैं ये चाहूंगा कि सारा का सारा विपक्ष जो आज के तारीख में इन बच्चों के साथ खड़ा हुआ है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, और अभी आपने जो आंकड़े दिए, इसका मतलब ये है सीबीएसई कैसे लूट रहा है, ये बात अभी तक मुझे पता नहीं थी। अगर मोबाइल से स्कैनिंग करके एक एक पेपर का, एक एक पन्ने का चार्ज करके 2-2 हजार रुपए एक एक बच्चे से आप चार्ज करेंगे, लाखों बच्चों से चार्ज करेंगे, करोड़ों रुपए आप बनाएंगे, और उसके बावजूद पेपर को लीक करके फिर पैसा बनाएंगे। इसका माने आपने हमारे बच्चों को, हमारी युवा पीढ़ी को एक तरह से उनका शोषण करने के लिए और उनके माँ बाप का शोषण करने के लिए, और जो अध्यापक मुफ्त में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपको मुफ्त में पढ़ाने वाले टीचर्स अच्छे नहीं लगते, आपको वो टीचर्स अच्छे नहीं लगते यूट्यूब में वीडियो डालते हैं, बच्चों से पैसा चार्ज नहीं करते,
गांव का बैठा हुआ टूटी खटिया पे बैठा हुआ वो बच्चा जो शहर नहीं जा सकता, वहां कमरा नहीं ले सकता, रेलवे का भाड़ा नहीं कर सकता, जब वो बच्चा उन वीडियो को देख के पढ़ता है, एग्जामिनेशंस को क्रैक करता है, वो सिविल सर्विसेज को क्रैक करता है, बड़े बड़े पदों पे जाता है, उन लोगों का उभार अगर सत्ता को अच्छा नहीं लगता तो आज के तारीख में हिंदुस्तान के सारे वो लोग जो अपने युवाओं के साथ हैं, ये युवा पीढ़ी के साथ हैं, चाहे अपने बच्चे हों या किसी दूसरे के बच्चे हैं, ये देश के बच्चे हैं। और इन देश के बच्चों के लिए, और जिस प्रकार से बंगाल के अंदर आप देख रहे हैं 1 महीने से कम की अवधि में 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ, और हमारा माननीय न्यायालय कोई सुमोटो उसका संज्ञान नहीं ले रहा है, गवर्नर साहब कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, स्पीकर साहब कोई उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, कह रहे हैं कि जितना चाहो मारो, जितना चाहो पीटो। इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर, इसीलिए पंजाब के अंदर, इसीलिए जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, सारे अपोजिशन पार्टीज को ये समझ लेना पड़ेगा, अगर आपस में सिर फुटअव्वल किया और एकजुट होके आप नहीं लड़े इस प्रकार की तानाशाही प्रवृत्तियों से, इसी तरह से सिर फोड़े जाएंगे, इसी तरह से मारे जाएंगे। लेकिन चलिए, देश के लिए त्याग करने के लिए, अपने बच्चों के लिए हम गांधी के सिपाही लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, अपना जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो हो रहा है ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये गोडसेवाद चल रहा है, गोडसेवादी लोग ढेले पत्थर लेके, लाठियां लेके लोगों को मार रहे हैं, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। और ऐसा अगर होगा तो ये मेरे देश की छवि, कौन हमारे यहाँ निवेश करेगा, कौन हमारे देश पर पैसा लगाएगा? यही कारण है आज विदेशी निवेशक हमारे देश को छोड़ के जा रहे हैं। शेयर मार्केट रोज गिर रहा है, आज भी गिरा है, लोगों का नुकसान हो रहा है। केवल बड़े लोग सोने के बढ़े दाम पे सोना अपना इकट्ठा कर रहे हैं और गरीबों से कह रहे हैं आप सोना मत खरीदिए। पूरी इकोनॉमी बर्बाद इन लोगों ने कर दी है। छोटे दुकानदारों के यहाँ ग्राहक नहीं आ रहे हैं। आज इन्होंने कमर्शियल सिलेंडर सीएनजी के दाम फिर बढ़ा दिए हैं, डबल कर दिए हैं पिछले 6 महीने के अंदर सिलेंडर के दाम। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे वाले रोटी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए तैयार नहीं है। पूरी अर्थव्यवस्था को, और फर्टिलाइजर की जैसी शॉर्टेज हो रही है। अगर युद्ध 3 महीने और चला गया, जो विभीषिका हमको देखनी पड़ेगी, हमारे देश को देखनी पड़ेगी, अकल्पनीय है। तो मैं चाहता हूं विपक्ष और देश के वो लोग जो 21वीं शताब्दी को देश में आगे बढ़ाना चाहते हैं, एकजुट हो जाएं और उसके बाद तानाशाही को हम स्वीकार नहीं करेंगे, गोडसेवाद को स्वीकार नहीं करेंगे। इस देश में गांधी ही रहेगा, इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान रहेगा। यहाँ कोई मनुस्मृति नहीं चलेगी। इस देश के अंदर संविधान और हमारे तिरंगे के ऊपर कोई झंडा नहीं होगा। इस देश के अंदर केवल तिरंगा हमारे उसका प्रतीक है, हमारे मान सम्मान का प्रतीक है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान हमारे मान सम्मान का प्रतीक है। इनके साथ खिलवाड़ हम स्वीकार नहीं करेंगे। जी जरा प्रशांत जी, मुद्दों में 2 बहुत गंभीर मुद्दे दोनों, लेकिन पहले हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, फिर बात करेंगे हम स्टूडेंट्स की बात भी करेंगे, जो चल रहा है इसकी बात भी करेंगे, और पश्चिम बंगाल या इन दोनों को क्लब भी करते हैं तो फिर आगे की गतिविधियां, रणनीतियां और जो चल रहा है, जिस ढंग से चल रहा है आगे का, जो स्वामी जी जिस बात को कह रहे हैं एक आदर्श, वो आदर्श स्थिति भारत की होनी वही चाहिए। भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद से भारत ने आज़ादी के समय से, आज़ादी के पहले से जो सपने भारत ने देखे थे उसको साकार करने की कोशिश भारत करता रहा। भारत के तमाम अलग अलग दल जो भारत पर राज करते रहे वो करते रहे, लेकिन अब परिस्थितियां बदली सी क्यों नज़र आ रही है, पहला सवाल। दूसरा सवाल यहाँ पे कि क्या ऐसे ही हालात रहेंगे? अगर ऐसे हालात रहेंगे तो फिर जो स्वामी जी सपना देख रहे हैं अब, उसका क्या होगा? बाबा साहब अम्बेडकर का भारत जिसमें सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, हमारे बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमारा संविधान सब कुछ लिखता है, लिखा हुआ है संविधान में, वैसा भारत। लेकिन विपक्ष के सामने की चुनौतियां और उसके बाद सत्ता पक्ष के सामने जितनी ताकत है, उस ताकत के सामने विपक्ष किस ढंग से यहाँ मजबूती के साथ खड़ा दिखाई दे सकता है, क्योंकि काफ़ी नाराज़गी नहीं, निराशा हो गई है। हमारे ही बहुत सारे दर्शकों में इतनी निराशा है कि चुनाव दर चुनाव बीजेपी जीतती जाती है, या जहां अभी ही देखिए 5 राज्यों के चुनाव में से 3 राज्यों में, 4 राज्यों में सरकार बीजेपी बना ली तो निराशा हो जाता है, लोग निराश हो जाते हैं। और क्या ये निराशा ऐसे ही और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, या कुछ यहाँ पर ब्रेक लगने की गुंजाइश भी दिखाई देती है प्रशांत जी, व्यापक स्तर पर?
देखिए, इस देश ने बहुत लंबी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और बड़े निराशा वाले वक्त आए होंगे। जलियांवाला बाग हो गया, बीच में फांसियाँ हुई लोगों को, भगत सिंह को फांसी हुई। तो लेकिन अंततः हमने अंग्रेज को भगाया यहाँ से और देश को आज़ाद करवाया, देश के लोगों ने। तो ये किसी भी देश के इतिहास में इस तरीके के दौर आते हैं कि जब कुछ ऐसी ताकतें, कुछ ऐसी शक्तियां आ जाती हैं जो भारत के संविधान, डेमोक्रेसी, इसको नष्ट करने में तुल जाती हैं। और यही अभी हो रहा है। जहां सुनील जी बैठे हुए प्रयागराज में, वहीं संविधान की धज्जियां उड़ गई आज। संजय सिंह सांसद बंद कमरे में बच्चों के नीट के इम्तिहान पे चर्चा कर रहे हैं और वहां पुलिस पहुंच गई। क्या आप नहीं कर सकते? और उन्होंने उनको डांट के वहां से भगाया। जिले का एसएसपी पहुंच गया। सोचिए आप, ये ब्यूरोक्रेट्स को ये नहीं मालूम है कि उनकी नौकरी संविधान के प्रति है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति है। ये समझना पड़ेगा हमारी ब्यूरोक्रेसी को। बंगाल में भी यही हो रहा है राजीव जी। अभी आप देखिए, अभी कुछ 3-4 महीने पहले की आप घटनाएं याद कीजिए। बंगाल में तो कोई पटाखा भी छूट जाए अगर, तो राष्ट्रपति शासन की मांग हो जाती थी। अब राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं हो रही है। रोज वहां पे कोई सांसद को पीट रहे हैं, लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग का प्रयास हो रहा है, कातिलाना हमला हो रहा है। वो जो आप लड़के को दिखा रहे हैं पीली टी शर्ट में, उसका पत्थर अगर लग जाता उनको, और हेलमेट नहीं पहने होता, उन्होंने लग तो गया ही था, हेलमेट नहीं पहना होता तो बहुत गंभीर स्थिति होती, जानलेवा था वो हमला। लेकिन ये पकड़ा नहीं गया। क्यों नहीं पकड़ा गया? हम आप बड़े आसानी से जानते हैं कि क्यों नहीं पकड़ा गया। पुलिस किसी को चाहे और वो पकड़ ना पाए, ये संभव नहीं इस देश में। ये कहाँ भाग गया? तो अमेरिका भाग गया वो? कहाँ भाग गया वो? बंगाल में तो होगा। उसका कोई फोन नंबर होगा, उसकी फोटोग्राफ है, सब मीडिया में आ रही है, उसके दोस्त रिश्तेदार सब होंगे। पुलिस चाहे 2 मिनट में पता कर ले, मोबाइल ट्रैक कर ले, उसका कुछ ट्रैक कर ले। ये कोई क्या ओसामा बिन लादेन है जो वहां गुफाओं में छिपा हुआ है कहीं पहाड़ों में? लेकिन पुलिस नहीं पकड़ रही। उसका कारण होगा ना, कारण ये होगा कि ये किसी ऐसे लोगों से एसोसिएटेड होगा जो पॉलिटिकल एम्बेरसमेंट होगा। कुल मिला के बंगाल में जो दिखाई दे रहा है राजीव जी, वो दिखाई ये दे रहा है, 2 चीजें बहुत साफ दिखाई दे रही है। एक, शुभेंदु अधिकारी को लगता है कि पूरी तरीके से बीजेपी और आरएसएस का मैंडेट नहीं है। उनके सामने मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं। सरकार का एक्सपेंशन अभी भी कैबिनेट का वो नहीं कर पाए, 5 ही मेंबर से काम चला रहे हैं। दूसरी बात कि वो जीत पूरी ऑर्गेनिक नहीं लगती। ऑर्गेनिक जीत जो होती है वो उसमें इतना उतावलापन नहीं होता। जो जैसे मान लीजिए केरल की जीत है, केरल में सरकार आई, काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिखाई दे रहा है आपको कि केरल में पत्थरबाजियां हो रही हैं, विजयन साहब को मारा पीटा जा रहा है, कुछ और हो रहा है। बल्कि ईडी पहुंच के उनके घर रेड करने, और जिस घर में पहुंची रेड करने, वो किराए का मकान है, वो किराए के मकान में रह रहे हैं। उन्होंने मकान से, सरकारी मकान छोड़ा, उन्होंने किराए का मकान लिया। किराए के मकान में मनी लॉन्ड्रिंग का केस पकड़ने ईडी पहुंच गई। आप सोचिए। तो केरल में भी इलेक्शन हुए हैं, केरल में सरकार बन गई, काम कर रही है, अपोजिशन अपना काम कर रहा है, लीडर अपोजिशन वहां बन जाएंगे 1-2 दिन में। बंगाल में इतना हंगामा क्यों है? क्योंकि जीत ऑर्गेनिक नहीं है, कुछ हंगामा है। और दूसरी तरफ बीजेपी का कैरेक्टर देखिए। मैं तो अभी पंजाब की बात कर रहा हूं, पंजाब का भी एग्जाम्पल आपको देता हूं। बीजेपी का कैरेक्टर देखिए। गाय के नाम पे राजनीति, गाय के नाम पे लिंचिंग, मार दिया कितने लोगों को।
और दुनिया भर का हंगामा गाय के नाम पे, दंगे फसाद। और अब सरकार कह रही है कि 14 साल से ऊपर की गाय तो काट सकते हैं। केंद्र सरकार के लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने गाय को काटने के लिए ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। जी। केंद्रीय कानून मंत्री कह रहे हैं। आप सोचिए कि ये बीजेपी, ये चरित्र क्या है, राजनीतिक चरित्र क्या है कि आप पॉलिटिक्स करते हैं, बेकसूर लोगों को गाय के नाम पे मारते हैं, गाय को लेके आप पूरी राजनीति करते हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि 14 साल की गाय जो है कट सकती है। और 14 साल कैसे तय होगा? गाय का आधार कार्ड होता है क्या? कैसे पता करेंगे 14 साल आप? उसकी कोई, यहाँ इंसानों का डेट ऑफ बर्थ तो मिल नहीं रहा चुनाव आयोग को, गाय का पता करेंगे आप? कागज आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, लोगों के नाम काट देते हैं कि डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं है, ये कागज नहीं, वो कागज नहीं। गाय का आप पता कर लेंगे। ये काम भी ज्ञानेश कुमार को सौंप दिया जाए, गाय का भी। तो ये राजनीतिक चरित्र। दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ पंजाब का। राजीव जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान चल रहा है, उनका जन्मदिन था कल या आजकल में कभी, उनको उनके जन्मदिन पर राहुल गांधी ने फोन किया, बधाई दी। उनके भाई की मौत हो गई थी, उसका संवेदना भी व्यक्त की। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे, बीजेपी का फोन नहीं आया, कैप्टन साहब इंतजार कर रहे हैं, बीजेपी से किसी का फोन नहीं आया। चुनाव खत्म, रिश्ता खत्म। ये चरित्र है राष्ट्रीय पार्टी का। तो यही बंगाल में हो रहा है कि अपोजिशन को हम जीने नहीं देंगे, मारेंगे, लिंच करेंगे, पीटेंगे, पार्टियां तोड़ेंगे, ये सब हो रहा है। और उसी का रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जैसा पॉलिटिकल कल्चर है वो गवर्नेंस में आ गया। गवर्नेंस तो आती नहीं थी, गवर्नेंस यही आती है, कपड़ों से पहचान लो, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, यही है गवर्नेंस, यही गवर्नेंस में आ रहा है। 85, 18 लाख, 18.5 लाख बच्चे हैं सीबीएसई में। अभी आप बता रहे थे तमाम चीजें, और आप देखिए कितने बच्चे। और अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, सीबीएसई का री इवेल्युएशन का पोर्टल नहीं खुला है, वो बंद है। कल उसको चालू होना था, परसों, वो बंद है अभी भी। सोचिए उन बच्चों पे क्या बीत रही होगी। इसमें कितने सैकड़ों बच्चे हैं राजीव जी, हैरत की बात है। बच्चों का, उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, बच्चों पे क्या बीत रही होगी, जिन्होंने आईआईटी जेई क्लियर कर लिया है। उसमें 75% कंपलसरी होता है, मैंडेटरी है, 75% आपको लाना है बोर्ड में 12वीं क्लास में। वो बच्चे, कुछ बच्चे फेल हो गए हैं। सोचिए जिसने आईआईटी क्लियर किया वो 12वीं फेल हो गया है। ये अंधेर नगरी चौपट राजा में ही संभव है। अब वो बच्चे जिनके नंबर 75% से कम हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पोर्टल खुले और कब वो, कितना आप देखिएगा कितना परेशान में होंगे उनके अभिभावक और टीचर्स, खुद बच्चे भी, कि वो आईआईटी क्लियर कर लिया है, 75% के नहीं आए हैं क्योंकि कॉपी गलत चेक हो गई है। ये तो इतना बड़ा अपराध है कि आप पूरी अपनी भविष्य की पीढ़ी को आप बर्बाद कर दोगे। सोचिए उस बच्चे का, कि जिस बच्चे का आईआईटी में इस वजह से ना हो पाए कि उसका रीमार्किंग नहीं हो पाई, और अगले साल किसी वजह से वो क्लियर न कर पाए, तो जीवन भर किस मलाल में रहेगा। तो ये बिल्कुल अपराधियों की तरह, जो जिसको कहते हैं क्रिमिनल नेग्लिजेंस, कि आपको बच्चों के भविष्य का दर्द ही नहीं है, कि 18 लाख बच्चों का भविष्य आप बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और वही हाल नीट में, वही हाल CUIT में, वही हाल हर जगह है। जो भी एग्जाम हो रहे हैं सब में ये हो रहा है। गालियां दे रहे हैं आपके जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं टीचर्स को, उनको 2 कौड़ी और 4 कौड़ी का बता रहे हैं। वो टीचर्स उनका मुकाबला कर रहे हैं, वो सक्षम है।
तो स्थिति बहुत खराब है और गवर्नेंस के नाम पे कुछ नहीं है। और एक आखिरी बात ये कि नेपाल की पॉलिटिकल पार्टी जो है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, उसका बीजेपी का उसका शिष्टमंडल बीजेपी के साथ आज मिलने आया है और उनके प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि हमने भारत की कुछ टेरिटरी अपने कब्जे में कर ली है, संसद में बोला है। ये कौन सी विदेश नीति है, ये कौन से विश्व गुरु हैं, समझ के परे है। जी राजीव जी समझ के परे आप बोल रहे हैं, हंसी आती है। अब क्या बोलें, अब गुरु की बात हो रही है, विश्व गुरु की बात हो रही है। चलिए खैर, सुनील शुक्ला जी, कैसे देखा जाए, यहाँ गंभीर समस्या जो है वो ये है कि ये चुनाव दर चुनाव और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, अब देखिए धीरे धीरे फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उसके बाद सेकेंड लॉट में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में अगले साल इतने चुनाव होने हैं, 5, 2, 7 और एक राष्ट्रपति का चुनाव। 8 चुनाव है 2027 में। राष्ट्रपति महोदया का भी चुनाव है और राष्ट्रपति जी के चुनाव से पहले 5 राज्यों के चुनाव, जहां आप बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, वहां भी चुनाव, और उसके बाद फिर इधर दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव। चुनाव दर चुनाव बीजेपी जीत रही है, हौसला बुलंद है, कहती है कि जनता चुन के भेज रही है, हमको सत्ता पर काबिज करवा रही है, तो हम क्या करें। बीजेपी विपक्ष वाले जो हैं वो हार रहे हैं, इसलिए वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे टाइप से कर रहे हैं। सवाल ये नहीं, सवाल डेमोक्रेसी का है, लोकतंत्र का है। और इस लोकतंत्र के लिए यहाँ लोकतंत्र में जो होना चाहिए, जिसके बारे में स्वामी जी कह रहे थे, गांधी का देश, नेहरू का देश, अंबेडकर का देश, सुभाष का देश, ये जो देश है, इस देश में होने वाला क्या है। मैं भविष्य वक्ता की तरह नहीं पूछ रहा हूँ, मैं एक विश्लेषक की तरह पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या लगता है आपको। ये हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आखिर जो घटनाएं हो रही हैं, आप बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं, बच्चों की बात हो रही है, जहाँ पर सुनील शुक्ला जी, जहाँ जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, वहाँ आप कुछ इस ढंग से मीडिया के ज़रिए ये बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के टीचर्स ही हैं 2 कौड़ी के। यहाँ के टीचर्स और ख़ासकर जो इंस्टीट्यूट्स चला रहे हैं, कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, ये 2 कौड़ी के टीचर्स हैं। और ऐसे नैरेटिव्स आप सेट करेंगे तो बच्चे क्या सोचेंगे अपने शिक्षकों के बारे में। विश्व गुरु बनने चले हैं। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। जिन लोगों ने इन टीचर्स को जो डिजिटल माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं या अपने अध्ययन सामग्री को अपलोड करते हैं, उनको जो उन्होंने 2 कौड़ी क्या कहा, उन टीचरों ने पलट करके उन लोगों को फूटी कौड़ी बता दी। फूटी कौड़ी का दर्जा तो कम से कम 2 कौड़ी वाले से बेहतर नहीं होता। और कहा उन्होंने कि भाई आप ही पढ़ा लो उनको। अगर इन शिक्षकों की योग्यता नहीं होती तो इनको कौन देखता, क्यों देखता? कोई मजबूरी तो है नहीं। इनको सुनने वाले, इनको फॉलो करने वाले, इनके अध्ययन सामग्री का उपयोग करने वालों की संख्या इतनी क्यों होती? या जो सरकार का रवैया है शिक्षा के प्रति, उस रवैये को दर्शाता है, उसकी पुष्टि करता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन से लेकर केंद्रीय विश्वविद्यालयों, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस जैसे कि IITs, IIMs, IIMs, किसी में भी आप देख लीजिए 30 से 40% पद रिक्त हैं, जिसको सरकार ने स्वीकृत किया। वो बाद की स्वीकृति नहीं है, जिसको कांग्रेस के समय जब वो स्थापित हुई थी और धीरे धीरे जो पद बनाए गए थे, रिक्त पड़े हुए हैं। कुलपतियों को देख लीजिए, जो नियुक्ति किया इन्होंने, किसी कुलपति के बारे में आप उसका पूरा मूल्यांकन कर लीजिए कि उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, शिक्षा जगत में उनका योगदान क्या है, किस विचारधारा के वो व्यक्ति हैं, अध्ययन अध्यापन का अनुभव उनका कितना है,
विद्यार्थियों की उनके बारे में राय क्या, ये सब अध्ययन आप कर सकते हैं। कहीं योग्यता आपके मापदंड में रहा है क्या? पाठ्यक्रमों के निर्धारण की स्थिति आप देख लीजिए। पाठ्यक्रम किस बात के लिए होते हैं? पाठ्यक्रम होते हैं शैक्षिक जरूरतों के लिए। बच्चे में जो विद्यार्थी उस पाठ्यक्रम को पढ़ रहा है उसमें अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए, उनमें तार्किकता विकसित करने के लिए। अगर उसमें पढ़ने पढ़ाने के प्रति अरुचि हो रही हो तो तरीके अपनाए जाते हैं कि वह अपने पाठ्यक्रम के प्रति उसका रुझान बढ़े। आप क्या कर रहे हैं? पाठ्यक्रमों का निर्धारण भी आप इस दृष्टि से कर रहे हैं कि आप विचारधारा विशेष को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो इन भी इस शिक्षा से, इस पाठ्यक्रम से, इस तौर तरीके से जो विद्यार्थी निकलेगा वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसकी क्या कीमत होगी? क्या पढ़ लेगा वो? क्या किसका मुकाबला कर लेगा? अगर आपको अपने गांव, अपने शहर, अपने राज्य तक सीमित रहना है, फेयर एनफ, आज के दौर में आप रह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुकाबला करना है, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सिंपोजियम में जाना है, शोध पत्र प्रस्तुत करने हैं, प्रस्तुत शोध पत्रों पर बहस करनी है, उससे सवाल जवाब करना है, तब तो आपको तय करना पड़ेगा ना कि आपके पाठ्यक्रम के मानक क्या हों। इसको सुनिश्चित किए बगैर तो आप दुनिया से मुकाबला नहीं कर सकते। और जब आपने तरीका अपनाया है तो उसका दुष्परिणाम क्या है कि दुनिया के पैमाने पर 200 विश्वविद्यालयों में भी किसी भारतीय विश्वविद्यालय की गिनती नहीं है। क्यों ऐसी हालत हो गई? ये स्थिति तो पहले नहीं थी। पहले तो कई संस्थान ऐसे रहे हैं इस देश के जिनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मूल्यांकन रहा है उसमें शीर्ष पर रहे हैं। और जिस चीन के बारे में आपकी धारणा रही है, अब तरह तरह की बातें आप करते रहे, उस चीन के विश्वविद्यालयों की स्थिति दुनिया के 5 विश्वविद्यालयों में शामिल है। कहाँ चला गया वो? वह तो एक विचारधारा विशेष को लेकर के आगे नहीं चल रहा। जो अध्ययन अध्यापन की जरूरतें हैं, रिसर्च और इनोवेशन की जो जरूरतें हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं। नारा तो बहुत अच्छा लगाते हैं कि शिक्षा में, शोध में गुणवत्ता होना चाहिए, लेकिन गुणवत्ता को सुनिश्चित कैसे किया जाए? शोध के लिए जो बजटरी आवंटन है वो आपने कम कर दिए। कई शोध के जो योजनाएं थी उसको आपने बंद कर दिया। छात्रवृत्तियां जो दी जा रही थी उसको आपने खत्म कर दिया। जो बच्चों को जेआरएफ के माध्यम से धनराशि मिल जाती थी और अपने अध्यापन को बढ़ाते थे, उसमें अपनी तमाम तरह के संशोधन कर दिए। तो आप कहां ले जा रहे हैं? आप पिछले 1 दशक में सार्वजनिक क्षेत्र में कोई ऐसा विश्वविद्यालय खुला हो, कोई ऐसा शिक्षण संस्थान खुला हो जो गुणवत्ता के आधार पर, मानक के आधार पर दुनिया में जिसकी पूछ हो, वहां के दुनिया के विद्यार्थी आपको उन संस्थानों में पढ़ने के लिए, आने के लिए आतुर हो? कुछ भी नहीं है। आपने पिछले 1 दशक में, जब से यह सरकार है, उसी में आप मूल्यांकन कीजिए। पेटेंट के लिए आपने कितने प्रयास किए, कितने दावे आपने प्रस्तुत किए? तो क्या इसके बगैर आप शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं क्या? सीबीएसई के साथ जो हो रहा है वह उसी का एक अंग है। आपने उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करके मूल्यांकन के लिए भेजना शुरू किया। क्या इस पे कोई बहस हुई? विद्वानों की, जानकारों की कोई समिति बनी? उस समिति ने अगर कोई रिपोर्ट दी तो रिपोर्ट क्या सार्वजनिक हुई? सार्वजनिक रूप से उस पर आपने बहस किया? स्कैन करके उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का जो तरीका आपने अपनाया, क्या यह कोई पायलट प्रोजेक्ट किसी परीक्षा में लागू किया गया? 18 लाख विद्यार्थियों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। कहां पे किया आपने? तो आखिर अचानक से अगर कोई चीज आप ला देंगे तो स्वाभाविक सी स्थिति पैदा होगी। और आप यह आपका जो टेंडर है, माने स्कैन करने के लिए जो आप एजेंसी इंगेज कर रहे थे, उसमें जो आपने तरीका अपनाया वही बताता है कि इसके लिए कोई तैयारी आपके पास नहीं थी। पहले जो आपने दिया, पहला टेंडर आपने दिया, जो राहुल गांधी भी कर रहे हैं, अखबारों में भी छप रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स भी है कि जो शर्तें आपने लगाई उस पे आपके सामने कोई नहीं आया। आपने दोबारा से फिर टेंडर किया, उसमें शर्तों को ढीला कर दिया, फिर भी कोई आपको नहीं मिला। तीसरा टेंडर आपने किया, उसमें भी आपने शर्तों को ढीला कर दिया। क्या शिक्षा के साथ, शिक्षा के मूल्यांकन के साथ, परीक्षा के तौर तरीकों के साथ इस तरह के संशोधन और इस तरह की शिथिलता एडवाइजेबल है? इसको स्वीकार किया जाना चाहिए अगर आप देश को आगे ले जाना चाहते हो, अगर आप देश को दुनिया के पैमाने पर स्थापित करना चाहते हो। आज आमतौर पर होता क्या रहा, पहले जी मेन का रिजल्ट आने के पहले सीबीएसई का रिजल्ट आ जाता था और बच्चे अपनी स्थिति एकदम साफ कर लेते कौन बच्चा कहाँ गया और कहाँ नहीं। आज परिस्थिति है कि
पुनर्मूल्यांकन के लिए भटक रहे हैं। वो जो बच्चे पुनर्मूल्यांकन के लिए गए, उन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिकाएं मांगी। उन उत्तर पुस्तिकाओं में ढेर सारे बच्चे ऐसे मिले जिनका कहना है कि मेरी उत्तर पुस्तिका ही नहीं है जिसके आधार पर मेरा मूल्यांकन किया गया है, वो बदल गई। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि जो स्कैनिंग है वो मोबाइल से की गई। इससे आशास्पद बात क्या हो सकती है? आप कोई खंडन नहीं कर रहा है इसका। उत्तर पुस्तिकाओं की स्थिति क्या होती थी? उत्तर परीक्षक स्वामी सर का अनुभव व्यापक है। आप परीक्षक ने उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया, उसने शीट पर उसके अपने नंबर भरे, उन नंबरों को उसने एकदम सील कर दिया और सील करने के बाद एक व्यक्ति को सौंप दिया जिससे किसी तीसरे व्यक्ति का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, उसमें कोई किसी की दखलंदाजी नहीं है। आपने क्या किया? पहला आपने स्कैन करा रहे हैं, ये आदमी कौन है, एजेंसी कौन है, इसके अकाउंटेबिलिटी कौन सी है, क्यों नहीं उत्तर पुस्तिकाएं बदली जा सकती हैं, इसको इंश्योर करने के लिए आपने कौन से प्रयास किए। फिर स्कैन करने के लिए जो आपने तरीका अपनाया, वह स्कैन की हुई कॉपी उत्तर परीक्षक के पास कैसे पहुंचेगी, उसकी गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित करेंगे आप, यह कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि यह उत्तर पुस्तिका उसी विद्यार्थी की है जिसका रोल नंबर आप जिसके साथ आपने कोडिंग की हुई है। फिर आपने सुपरविजन का एक तरीका अख्तियार कर लिया कि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार व्यक्ति, एक कमेटी जो भी है वह उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर रहे परीक्षकों के ऊपर निगाह रखे हुए है। फिर उनके द्वारा जो आप परीक्षकों के द्वारा प्राप्तांक दिए गए उसके ऊपर इंटरफेरेंस है कि वो गलत है, सही है। जो मानक दिए गए हैं, जो तौर तरीका बताया गया था इनको मूल्यांकन करने का, वो उन्होंने इसको फॉलो किया है कि नहीं किया है। फिर जाकर के आप अंतिम जो शीट है उस पर आपने उसकी एंट्री की। 5 जगह आपने बना दिया। 5 जगह से अगर कोई व्यक्ति हस्तक्षेप कर सकता है इस पूरे मूल्यांकन के तरीके में, तो क्या इसमें घपलेबाजी की आशंका नहीं बढ़ जाती है? ये परीक्षा कराने, मूल्यांकन का तरीका बहुत ही सीमित लोगों के हाथ में होता है। यह केंद्रीय मूल्यांकन की व्यवस्था की गई इसीलिए कि आप परीक्षा मूल्यांकन करेंगे, वहीं पे आप मूल्यांकन करके अपने नंबर देंगे और वहां से फिर आप बाहर निकल के जाएंगे। मूल्यांकन केंद्रों से परीक्षकों को बाहर जाने की इजाजत नहीं होती, वो अपने साथ ढेर सारी चीजें लेकर नहीं जा सकते। जो सीबीएसई अपने विद्यार्थी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से तमाम तरह के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की उम्मीद करती है, वह मूल्यांकन और परीक्षा कराने के तौर तरीके पर उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। आपने कहा अब एक नैरेटिव बनाने के लिए आपने कहा क्या कि वायुसेना के जहाज से इसको भेजा जाएगा। अरे भाई, क्या परिवहन में प्रश्न पत्र लीक हुआ है? प्रश्न पत्रों के ले जाने आने में इसके लीकेज है। जिन जगहों से लीकेज की बात आ रही है उसको रोकने के लिए आपने क्या किया, उसके बारे में बात कीजिए आप। परिवहन में तो लीकेज की अभी तक कोई बात नहीं आई, कोई ट्रांसपोर्टर तो नहीं पकड़ा गया अभी तक जिसके बारे में कहा कि इस वक्त लीक कर दिया। तो जो मूल समस्या है उस मूल समस्या से मुंह चुराने और उसने उस जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश है। अब अगर आप बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल में विद्यार्थी क्यों पकड़े जाएंगे? पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी यह नैरेटिव बना रही है कि टीएमसी के बीच में जो आपसी गुटों का संघर्ष है उसका परिणाम है। पत्थर फेंकने वाले लड़कियों को आप पकड़ लेंगे तो यह नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की जिन कार्यकर्ताओं को टीएमसी दिखा रही है कि मंडल अध्यक्ष हैं या महिला पार्टी के कार्यकर्ता है या फलाने बीजेपी के वर्कर हैं, उनकी गिरफ्तारियां होगी तो यह जो गुटों के बीच का संघर्ष का नैरेटिव है वो खत्म हो जाएगा। क्यों गिरफ्तार होंगे वो? क्यों उस पर टिप्पणी आएगी बीजेपी की ओर से? जो टिप्पणी आई है, दिलीप घोष की टिप्पणी आप पढ़ लीजिए, बोलते हुए उनको सुन लीजिए आप। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी इस हिंसा घटनाओं में शामिल होती तो कुछ भी नहीं बचता। यह उन्होंने कहा है। उन्होंने हिंसा की आलोचना नहीं की, उन्होंने हिंसा को रोकने में जो भी सरकारी विफलता है उसकी आलोचना नहीं की। उन्होंने इन टीएमसी नेताओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए उसकी बात भी नहीं की। उन्होंने ये कहा कि उनकी बात से लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो कम हुआ। आप इस शब्दावली में बात करेंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि गुटों के जो संगठनात्मक संघर्ष है टीएमसी का। और अगर आप इस सरकार कहते हैं कि हमको जन समर्थन से मिली है, जनता के समर्थन से मिली है, तो फिर जो आज अभी आप दिखा रहे थे इलाहाबाद का वो क्लिक जिसकी चर्चा की प्रशांत जी ने, उनको रोकने की क्या जरूरत है आपको? ये आ गया
ये शहर के एडीएम सिटी हैं और पुलिस कमिश्नरेट के आईपीएस अफसर हैं उनके साथ में। क्यों रोकने की जरूरत है आपको? जनता के साथ, अगर जनता आपके साथ खड़ी है तो ये आम आदमी पार्टी के जैसे लोग जो अपने सांसदों को अपने साथ नहीं रोक पा रहे हैं, वो बहस करें, चर्चा करें, कुछ भी करें, ये तो आपके मन में चिंता ही नहीं होनी चाहिए। जनता, जन समर्थन आपके साथ है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसके लिए आपको जनता की स्वीकृति प्राप्त है। इस आत्मविश्वास से अगर आप लवरेज हैं तो इस आम आदमी पार्टी के और ये जो विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग हैं, छात्र संगठनों के लोग हैं, उनको आपको रोकने की आवश्यकता क्या है? इसमें छात्र संघ के, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, के राय, कमल कृष्ण राय। इनको रोकने की क्या जरूरत है आपको? करो भाई, 25 आदमी बैठे हो, जितना आपको बात करना हो बात करते रहो, जनता तो मेरे साथ ही है। लेकिन ये स्थिति है नहीं। आपको पता है कि जिस जन समर्थन का आप दावा कर रहे हैं उसमें कितने लूप होल है, किस तरह से आपने उसको मैनेज किया। इसलिए छोटे लोग, एक युवाओं का, बेरोजगारों का छोटा सा समूह भी अगर कहीं इकट्ठा हो जाता है तो आपकी बेचैनी बढ़ जाती है, आप में सुरक्षा के भाव पैदा हो जाते हैं। स्थिति यह है किस तरह से आप जन समर्थन हासिल कर रहे हैं। ये जो इनका जो मैं इनके भाषण को सुन रहा था, बात को सुन रहा था, क्या अगर ये छात्रों की बेरोजगारी की प्रश्न पत्र लीक की बात कर रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं? कौन करेगा? विपक्ष का नेता अगर नहीं करेगा तो कौन करेगा इसकी बात? जी, ये सड़क पर खड़े होकर के कोई रास्ता तो नहीं रोक रहे हैं। सही कहा संजय सिंह ने कि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति हमने पैदा की है क्या मुझे रोकने के लिए आ गया? यह एक असुरक्षा की स्थिति है, असुरक्षा का भाव है कि बढ़ता हुआ जन आक्रोश को कैसे रोक पाएंगे, इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए जो हालात बनते चले जा रहे हैं वो सरकार के लिए शुभ नहीं है। राहुल गांधी की जो जन स्वीकृति बढ़ रही है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। बीजेपी अब पहले दिन से इस बात की आशंका में डरी रही हुई थी कि राहुल गांधी की जन स्वीकृति बढ़ने न पाए, लगातार इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा था। और जितने इनके अभियान थे, संगठनात्मक या संस्थागत, सभी अभियान फेल हो गए। और आज गैर भाजपा राजनीति के सबसे बड़ा चेहरा बनकर के राहुल गांधी उपस्थित है लोगों के बीच में। राहुल गांधी, और यह अगर वो लोगों के बीच में स्वीकृत हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी कोई वैकुम है, उस वैकुम को उन्होंने भर दिया, अपने राजनीतिक प्रयासों से उसको उन्होंने हासिल किया। ये स्थिति है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी अगर कर रही है कि वो टीएमसी को तोड़ना है उनको। राजीव जी, आज मैं आपसे कह रहा हूं कि टीएमसी को तोड़ देंगे, और ऐसा नहीं कि पहली बार करेंगे। जिस भी दल के साथ रहे उन्होंने उस दल को तोड़ा है। एक कमजोर टीएमसी ही भारतीय जनता पार्टी को एक जगह देगी पश्चिम बंगाल, और उनको लेकर के वो संसद में अपनी स्थिति मजबूत करेंगे। ये अच्छी बात आपने की है, और इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहिए। जो आखिरी लाइन आपकी, टीएमसी को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद क्या मिलने जा रहा है और क्या है स्ट्रेटेजी। मैं आज किसी से बात कर रहा था, पश्चिम बंगाल के जानकार वहीं के हैं, वो बोल रहे थे कि इनकी स्ट्रेटेजी के तहत अगले 1.5 महीने में टीएमसी को पूरी तरह तोड़ डालना है। लगभग 20-22 सांसद, अभी दोबारा उधर फिर डीएमके के साथ किसी भी ढंग से जो इनका जो बिल था वो अभी तक पास नहीं हुआ, जिसके लिए 2/3, आप जानते हैं डिलिमिटेशन बिल, 2/3 बहुमत चाहिए। उस बहुमत को किसी ढंग से हासिल करना और डिलिमिटेशन अपने हिसाब से करवाना, फिर उसके बाद से डिलिमिटेशन जैसा इन्होंने किया वहाँ असम में, वैसा ही पूरे देश में करना, और इसके बाद फिर अपने हिसाब से सरकार बनाना, सब हर तरफ जीतना, 2029 लक्ष्य। लेकिन क्या इतना आसान है? स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है, सत्ता पर काबिज हैं, पैसे भी बहुत है, सब कुछ है अमलेंदु जी, लेकिन इतना आसान है? इन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्या देश की जनता, भारत के नागरिक, आप हैं, हम हैं, सब हैं, हमारे तमाम साथी जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस वक्त, क्या इतने शांत, इतने खामोश कि कुछ भी हो जाए शांत बैठने वालों में से है? देखिए राजीव जी, शांति तो नहीं होगी, और मुझे लगता है कि सरकार भी चाहती है कि अशांति हो। और आपने जिनसे बात की वो बिल्कुल सही राजीव जी एकदम कह रहे थे। और देखिए अब क्या है राजीव जी कि अभी तक तो टीएमसी पर्दे के पीछे से बीजेपी की मदद किया करती थी। सारे बिल जो पास हुए राज्यसभा में
वो टीएमसी और बीजेडी की मदद से ही पास हुए 12 वर्षों में राजीव। उपराष्ट्रपति अगर चुने गए जगदीप धनखड़ तो वो टीएमसी की मदद से ही चुने गए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब। तो जो बोया था वो काटने का समय आ गया। वो जो बीजेपी के सांसद है सौमित्र खान वो जो कह रहे हैं जो बोया है वो काटोगे, तो वो सही कह रहे हैं, जो बोया है वो काटोगे। अब वो दूसरी तरीके से कह रहे हैं लेकिन वो बात सही साबित हो रही है कि जो बोया है वो काटोगे। आपने भी पर्दे के पीछे से जिस तरीके से बीजेपी की मदद करी आप उसको काट रहे हैं। लेकिन राजीव जी इसके पीछे भी खतरनाक संकेत छुपे हुए हैं। अब पीछे किसने क्या किया इस पर हम लोग चर्चा ना करके बल्कि ये देखें कि आगे जो परिस्थितियां बन रही हैं वो कितनी खतरनाक परिस्थितियां बन रही हैं। और बिल्कुल जो आपसे कहा गया राजीव जी वो सही है कि ये इसी काम पे लगे हुए हैं कि किसी तरीके से 240 जो है वो 272 लोकसभा में हो जाए इसी तरीके से तोड़ ताड़ करके। और चूंकि बिरला जी अपने हैं ही तो बिरला जी तुरंत मान्यता दे देंगे। अगर आएगा भी कोई साबित कि दल बदल हुआ है तो पहले तो लंबा चलेगा, तब तक अगला चुनाव आ जाएगा, जब तब तक उस पर फैसला नहीं आएगा। और फैसला आ भी जाएगा तो वो इसी पक्ष में आ जाएगा, और इसके पक्ष में आ जाएगा तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आप हाई कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट जो उसकी सुनवाई नहीं करेगा। ये सब बातें कपिल सिब्बल कह चुके हैं राजीव राघव चड्ढा के मामले में, इसी तरीके की बातें कि ऐसा ऐसा होगा। और फिर हाई कोर्ट जो उसकी सुनवाई नहीं करेगा, फिर सुनवाई करेगा तो अच्छा ठीक है सुनते हैं, फिर वो आपके खिलाफ फैसला दे देगा। फिर आप जो फिर आइए सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कीजिए। तब तक राजीव जी जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा 2034 का या 2039 का चुनाव हो चुका होगा, तब तक वो फैसला आएगा। तो जो बीजेपी का काम है वो हो जाएगा अपना, तो इस तरीके से चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कह देगा सरकार अवैध है लेकिन बर्खास्त नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, ये अवैध है ये विभाजन, लेकिन ये अब कुछ भी हो गया, संसद हो चुकी, सारे बिल पास हो गया। इसी तरीके से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का बिल है वो अवैध हो जाएगा, लेकिन चूंकि नियुक्ति हो चुकी है और वो अवैध नियुक्ति चुनाव भी करवा चुकी है तो वो चुनाव आयुक्त भी बने रहेंगे और उन्होंने जो चुनाव करवा दिए वो चुनाव भी रहेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट करेगा इस तरीके से। तो राजीव जी इनकी रणनीति यही दिखाई पड़ती है कि इतना तोड़ दो, एक तो इतना भय पैदा कर दो टीएमसी के लोगों के अंदर कि भाई वो तुरंत जाकर बीजेपी के अंदर शामिल हो जाए, वरना जो है अभिषेक बनर्जी कल्याण बनर्जी की तरह सड़कों पर पिटो। तो ये डर बैठाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा राजीव जी एक तो आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया शुभेंदु अधिकारी के, 35 नए मंत्रियों ने शपथ ले भी ली है उसमें। तो अब फुल फ्लेश मतलब मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, तो अपना मंत्रिमंडल चला रहे हैं। अब किसके कोटे से क्या है इस पर हम तो बाद में चर्चा करेंगे, किसके कोटे से क्या है और क्या है क्या नहीं है, लेकिन मजबूत मुख्यमंत्री हैं। और उनकी टक्कर राजीव जी अब योगी आदित्यनाथ और हेमंता बिस्व शर्मा से है, तो उनको अपने को मजबूत भी दिखाना है। तो इसलिए मजबूत दिखाएंगे तो इस तरीके काम भी होना है। मजबूती तभी होगी ना जब बुलडोजर चलेंगे उत्तर प्रदेश की तरीके से और तोड़े जाएंगे, पेल दूंगा इस तरह की भाषा का जब इस्तेमाल करेंगे असम की तरीके से, तभी तो मजबूत दिखाई पड़ेंगे। तो ये सारे काम किए जाने हैं। और चुनाव से पहले वो तो कह ही रहे थे कि सब कुछ ये सब किया जाएगा, तो वो कर रहे हैं जो चुनाव से पहले उन्होंने कहा था, तो ये सब किया जा रहा है। तो इसलिए राजीव जी परिस्थितियां बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं और मुझको ऐसा लगता है कि ये मतलब इसको तृणमूल कांग्रेस को इसी तरीके से दबाव में लेकर तोड़ कर अपना जो है संसद के अंदर 240 जो है इसको 272 करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर जो है नीतीश बाबू तो खैर बेचारे बचे ही नहीं आंख दिखाने के लायक किसी भी तरीके से, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो है अगर थोड़ी बहुत आंख दिखाने के लायक हैं तो उनकी आंखें भी निकालने का काम करेंगे। भाई ठीक है आंख दिखाओ तो हम आंख निकाल लेंगे, हम तो पूरे हो गए हैं, तो ये भी सब किया जाएगा। तो ये राजीव जी उस तरफ बढ़ रहे हैं। अब जिस तरीके से राज्यसभा में इन्होंने अपना कर लिया पूरा बहुमत तो पूरा कर ही लिया है, अब वहां भी इसी तरीके से चीजें धीरे धीरे उनके पक्ष में हो जाएंगी। अब राजीव जी अब पश्चिम बंगाल से भी राज्यसभा से ज्यादा सीटें बीजेपी को ही मिलेंगी और वहां सांसद में विधायक तोड़ दिए जाते तो और ज्यादा कोटा बढ़ जाएगा, इस तरह की चीजें भी होंगी। तो ये राजीव जी दूसरा बंगाल इनके लिए काम क्या करेगा। अब बंगाल में इतना आतंक ये फैला देंगे तो उसके बाद लोकसभा चुनाव में राजीव जी क्या टीएमसी को फिर कैंडिडेट मिलेंगे चुनाव लड़ने के लिए। अगर इतना आतंक अब ये फैला देंगे कि आपके जीते हुए सांसद और विधायक जो हैं वो आपकी पार्टी छोड़कर इनके साथ चले जाएं तो आपको कहां से चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट मिलेंगे। और ये राजीव जी देखिए आपको याद होगा जिस समय उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव हो रहे थे और सीतापुर या लखीमपुर का वो राजीव जी आया था, एक महिला जो थी गई थी अपना नॉमिनेशन करने के लिए और जिस तरीके से उसको निर्वस्त करके सब किया गया था, उस समय हम लोगों ने इसी कार्यक्रम में चर्चा की थी। हमने कहा था कि ये मॉडल जो है ये अपना रहे हैं, ये इस आगे आने वाले दिनों के लिए खतरनाक संकेत है। ये विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में इसको अपनाएंगे
और राजीव जी देखिए उसके बाद उन्होंने इसको अपनाया है, उत्तर प्रदेश में अपनाया, पहले उपचुनावों में, रामपुर और कुंदरकी के उपचुनाव में, उसके बाद थोड़ा सा अपनाया इन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में, और उसका फुल रिहर्सल इन्होंने किया पश्चिम बंगाल के चुनाव में। अब राजीव जी ये सब जगह जहां भी विधानसभा के चुनाव होंगे वहां इसका मतलब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये इस तरफ बढ़ चुके हैं एक तरीके से। और राजीव जी न्यायपालिका जो है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो संविधान की कस्टोडियन और संविधान का बचाव करे, तो वहां से तो राजीव जी आप देख ही रहे हैं, वहां से तो नमस्ते सदा वत्सले होना शुरू हो गया है। इसमें कुछ भी नया नहीं कह रहे हैं अमलेंदु जी, इसमें आपने कोई भी नई बात नहीं बताई। आपने वो सारी बात बताई जो ये कर रहे हैं, जिसको हम लोग कई बार जिसका विश्लेषण कर रहे हैं। मैं यहाँ पर दूसरी बात आपके ज़रिए सुनना चाहता हूँ और फिर स्वामी जी के पास आता हूँ, लेकिन आपके ज़रिए समझना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं तोड़ देंगे, मैंने भी बताया कि जो बता रहे हैं लोग कि टीएमसी को तोड़ देंगे, तोड़ रहे हैं, ये सब जगह तोड़ दिया इन्होंने, जहाँ जहाँ है जो रीजनल पार्टियां हैं उसको बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। AIDMK का हाल देख लीजिए, शिरोमणि अकाली दल का हाल देख लीजिए, उधर बीजेपी का हाल देख लीजिए, BRS का हाल देख लीजिए, सब जगह। अभी आपने नीतीश बाबू का नाम बताया, उनका हाल देख लीजिए, बिल्कुल बीमार कर दिया नीतीश बाबू को, पता नहीं क्या खिला करके बीमार कर दिया, उनको कुछ समझता ही नहीं है। लेकिन इन सब के बाद लेकिन एक बात है, राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को कल रात को फ़ोन क्यों किया? लंबी बातचीत हुई, क्यों बातचीत हुई? क्या ममता बनर्जी इतना कमज़ोर हो गई हैं? क्या ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन या किसी भी गठबंधन या खुद भी अपने दम पे चलने लायक नहीं है, ये हम मान लें? एक तरफ निराशा, उस तमाम आप लोग भी बात करते हैं, निराशा की बात है। निराशा ये है कि चुनाव दर चुनाव एक ही पार्टी जीतती जाए और जहां उम्मीद भी न रहे वहां भी जीत जाए। SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला सुनाया है, उस फैसले पर भी लगातार चर्चा। हम लोगों ने उस SIR को लड़ने वाले अभिषेक सिंघवी साहब से बात की थी, वो भी आपने सुन लिया। कोई भी उस निर्णय से खुश नहीं है, सहमत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी क्या इतना आसान है कि देश इसी परिपाटी पर चला जाएगा? क्या यहाँ राहुल गांधी और ममता बनर्जी, मैं फिर से आना चाहता हूँ, मैं इस पर आपका कमेंट चाहता हूँ कि उनकी बातचीत बस ऐसे ही है, बातचीत हो गई? देखिए राजीव जी, बातचीत ऐसे ही तो नहीं है, लेकिन जैसा हमने पहले कहा कि पहले जो किया था उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी अगर इसको इनिशिएटिव ले रहे हैं, और राहुल, जैसा हमने पहले भी चर्चा की कि टीएमसी की हार पर सबसे पहले राहुल गांधी का ही वक्तव्य आया कि जो लोग खुशी मना रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, खतरे इसके दूसरे हैं। तो राहुल गांधी तो राजीव जी इस खतरे को पहले से समझ रहे हैं, और राहुल गांधी इसलिए बाबा सचेत कर रहे थे। तो अब जो राहुल गांधी कर रहे हैं राजीव जी, तो एक ये संकेत भी है कि विपक्ष जो है वो एकजुट हो और इसका मुकाबला किया जाए। और अगर आप इसका मुकाबला नहीं करेंगे तो आने वाले दिन ठीक नहीं होंगे। राहुल गांधी इस चीज को समझ रहे हैं, तो इसलिए राजीव जी मोर्चा तो तैयार होगा और सड़कों पर भी मोर्चा निकलेगा। ऐसा नहीं है कि साहब एक तरीके से सब कुछ कर लेंगे। जाहिर सी बात है कि आप सरकार में तो आपके पास सत्ता का बल है, आपके पास पुलिस प्रशासन का बल है, लेकिन राजीव जी हर तरीके से जो डकैतियां हमेशा कामयाब नहीं हुआ करती हैं। अक्सर ये होता है राजीव जी कि जब डकैती डालने डकैत जाते हैं तो जिस घर में डकैती डाल रहे होते हैं उस घर की कोई महिला जो होती है वो अकेली बंदूक लेकर निकल पड़ती है और डकैतों को निपटा देती है। तो ये डकैत जो आ गए राजीव जी, लोकतंत्र के डकैत जो है, लोकतंत्र के लुटेरे जो हैं, तो इनका मुकाबला बहादुरों से है, इन्हें ये समझ में आना चाहिए। और डकैतों के पांव राजीव जी ज्यादा मजबूत होते भी नहीं है, जरा सा प्रतिवाद मिलता है तो डकैत उल्टे पांव लौट भी पड़ते हैं। तो ये लोकतंत्र के डकैत जो है, ये लोकतंत्र के लुटेरे जो हैं राजीव जी, इनका सामना करना पड़ेगा और विपक्ष इनका सामना करेगा। तो इसीलिए राजीव जी जो मजबूती से एकजुट हुआ जा रहा है, ये अपने हर संभव प्रयास करेंगे, और लेकिन इन प्रयासों को रोकना होगा और इनका मजबूती से मुकाबला करना पड़ेगा और इनको रोकना पड़ेगा, तभी आगे जाकर चीजें राजीव जी ठीक होंगी। बाकी उनकी अपनी रणनीति है, वो अपनी रणनीति पूरी करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि हर तरीके से करना चाहेंगे, लेकिन उसको रोकने का दायित्व जो है वो विपक्ष के ऊपर है, और उसको भी, विपक्ष को भी मजबूती से ये करना पड़ेगा। और मैं राजीव जी ये बात कहना चाहूंगा कि अब जो क्षेत्रीय दल खासतौर से जो कांग्रेस से अलग होकर गए थे, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वो जगनमोहन रेड्डी की YSR हो, इन सबको अब ये विचार करना पड़ेगा कि घर वापसी करें अगर राजनीति में जिंदा रहना है। तो राजीव जी मजबूत जो है इंडिया गठबंधन कहिए या मजबूत कांग्रेस कहिए होगा, तो इनका मुकाबला किया जा सकेगा।
और वो बचपन में कहानी जो थी, वो पंचतंत्र की कहानियां जो है, मुट्ठी बंधी हुई है तो मजबूत है, और लकड़ी का गट्ठर जो है, तो लकड़ी का गट्ठर अगर बंधा हुआ है तो मजबूत है। तो गट्ठर को मजबूत करना पड़ेगा, तभी इन लुटेरों से, ये जो लोकतंत्र के लुटेरे हैं, इनसे मुकाबला किया जा सकता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ये काम कर रहे हैं राजीव। जी, हम लोगों से ज़्यादा होशियार हैं पार्टियां, क्योंकि वो राजनीति कर रही हैं, हमसे ज़्यादा समझती होंगी, वो अपना भला बुरा समझती होंगी। ममता बनर्जी भी समझती होंगी, जगन मोहन रेड्डी भी समझते होंगे, केटीआर और केसीआर भी समझते होंगे, सब लोग समझते होंगे, उधर स्टालिन भी समझते होंगे। और कमोबेश थोड़ी बहुत जितनी याददाश्त बाकी है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की, वो भी समझते होंगे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हम लोग विश्लेषण ही कर सकते हैं। हम तो सलाहकार हैं नहीं कि सलाह दें, लेकिन हाँ विश्लेषण कर सकते हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। यहाँ समझने वाली बात, यहाँ एक गंभीर बात, इस चर्चा को जिस गंभीर मुद्दे की तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ, और जिस गंभीर इशू की तरफ, वो इशू ये है कि आखिर बीजेपी अपना चाल चरित्र चेहरा दिखा रही है, विपक्ष भी बहुत कुछ कर रहा है। जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें विपक्ष की तस्वीरें दिख रही हैं। राहुल गांधी और ख़ासकर कांग्रेस पार्टी का हर विंग, स्वामी जी, हर विंग, चाहे वो NSUI हो, चाहे यूथ IYC हो, इंडियन यूथ कांग्रेस हो, चाहे INC हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तीनों विंग को देखिए आप। पिछले 2 महीने से आप देखिए, पिछले 2 दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पिछले 2 महीने से लगातार सड़कों पे है। ये अलग चीज़ है कि वो माहौल जो मीडिया के जरिए बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है। और लेकिन क्या इतना आसान है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कि कहीं भी बंगाल बना दो, कहीं भी आसाम बना दो? इतना आसान अगर रहता तो फिर 4-5 जगह 6 जगह विपक्ष, उसमें भी कांग्रेस सत्ता पर काबिज नहीं होती। आज दक्षिण भारत में बीजेपी का शासन होता। इसलिए ज़रा समझना चाहता हूं स्वामी जी, ज़रा मैं उस दिशा में ले जाना चाहता हूं इस डिबेट को, जहां विपक्ष के लिए दरवाजे खुले हुए क्या दिखाई नहीं देते, या विपक्ष उस पर काम करता हुआ दिखाई नहीं देता। और ऐसे समय में जब यूथ, जो एक ज़माना आज से आप अगर 6 महीने पीछे, ज़्यादा पुराना मैं साल 2 साल 4 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 6 महीने पीछे आप झांक के देखिए, जो यूथ टेलीविज़न चैनलों पर आकर या उनके टीवी स्टूडियो में जाकर और जय जय के नारे, जय जयकार करता था बीजेपी का, आज उसमें से कई है जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है। मैं चेहरे पहचानवा दूंगा, भले वो कॉकरोच पार्टी के नाम पे हो चाहे और, लेकिन नाराज है। CBSE के छात्र, नीट के छात्र, CUET के छात्र, SSC के छात्र, अभ्यर्थी, परीक्षार्थी नाराज हैं, और करोड़ों की संख्या हो गई है। 2.5 करोड़ तो आप जिस पार्टी के मेंबर हो चुके हैं, कॉकरोच पार्टी, हालांकि वो कोई पार्टी है नहीं, वो सिर्फ नाम है, लेकिन है, युवाओं के साथ आप हैं। इसलिए जरा आपसे समझना चाहता हूं स्वामी जी, क्या दिखाई देता है? लेते हैं। पहला यह कि राहुल गांधी ने एक पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह एक केंद्रीय नेता का अपने को स्थापित कर लिया है। जैसे प्रशांत जी ने बताया कि इधर पंजाब के अमरिंदर सिंह की बर्थडे है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने फोन नहीं किया, राहुल गांधी ने उनसे बात की, ममता बनर्जी से बात की। अच्छा, दूसरा ये है, देखिए मैं, और ये बात उन्होंने खुद बताई है, अमरिंदर सिंह ने खुद बताई है कि किसी ने फोन, उनके भाई की डेथ हुई, नहीं फोन किया। अच्छा, एक सुनील जाखड़ साहब थे, सुनील जाखड़ साहब, क्योंकि पंजाब में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, तो उन्होंने कहा मैं हिंदू हूं इसलिए मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, और आज भारतीय जनता पार्टी के वो प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्हें हटा के एक सिख को बना दिया गया। अब उनका हिंदुत्व उनको परेशान नहीं करता। देखिए, मैं बाकी अपोजिशन पार्टीज की मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता। जब 1974-76 में हम लोगों ने आंदोलन किया था इमरजेंसी के अगेंस्ट, 1977 में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ये स्थिति हो जाएगी कि पूरे उत्तर भारत से कांग्रेस साफ हो जाएगी। आज मैं देख रहा हूं जो मेरे युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है और जिस प्रकार से युवाओं का मन बदल रहा है, और मैं तो निवेदन करूंगा, देखिए बिल्कुल स्पष्ट मेरा ये अपना इंटरप्रिटेशन कहता है,
बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दीपिका क्या है और क्या है, क्या उसका मोटिव है, क्या उसका इंटेंशन है, आई डोंट केयर। मुझे केवल मतलब यह है कि इस समय देश की जनता के साथ, युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, अन्याय करने वालों को सत्ता से हटाना है। सत्ता से हटा दें, कांटे से कांटा निकाला जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा और उस आदमी को स्थापित किया जाएगा जो देश के अंदर गांधीवाद को स्थापित करे और देश के अंदर हमारे संविधान को स्थापित करे। अभी जनता के अंदर जिस प्रकार का डिस्कंटेंट है, देखिए पाप का घड़ा भर गया है। जो हमारे भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि ये घड़ा जो है अभी पूरा भरा हुआ नहीं था, तो भरा हुआ है। गलत सलत निर्णय हो रहे हैं, हर पेपर लीक हो रहे हैं, जिस प्रकार की अवस्था फैल रही है, जिस प्रकार की गुंडागर्दी एक महीने से बंगाल के अंदर लोग देख रहे हैं, एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पीटा जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इधर युवाओं के अंदर, और एक और नई खबर है जो आपने सुनी होगी, सीबीएसई के पोर्टल को किसी ने हैक कर लिया, एथिकल हैकर ने। अब बताइए, हैकर ने हैक कर लिया का मतलब क्या है? वो हैकर जिस आदमी बच्चे को चाहेगा जितने नंबर दे देगा। मुझे नहीं पता हुआ है कि नहीं हुआ है, या ये सोशल नहीं, वो ऐसा है कि वो बताया कि हैक हो सकता है। देखिए, जो एथिकल हैकर्स हैं वो सरकार के लिए, आपके लिए, हमारे लिए एक ताला चाबी है। ये जो ताला आप लगाए हैं ना, ये ताला दूसरे लोग भी खोल सकते हैं। और लाइए मैं खोल के दिखा देता हूँ, मेरे पास वो चाबी है। तो ये हैकर्स जो होते हैं, जिसकी पढ़ाई भी वो करते हैं, वो हैं वो। और वो बच्चे, उन लोगों ने हैक करके दिखाया, बताया। मतलब ये विसल ब्लोअर हैं जो बता रहे हैं कि गलतियां हो रही हैं, हो सकती हैं। देखिए 18 लाख कॉपियां हम हैक करके दिखा देते हैं, ये वो है। और इन्होंने बताया है कि ये हैक हो सकता है। आप जो कह रहे हैं कि कोई नहीं छू सकता, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यहाँ पर एक एक परिंदा छोड़ दीजिए, एक चींटी भी पर मार सकती है। ये है। देखिए राजीव जी, वास्तविकता ये है इस समय देश का युवा, और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, 17 साल के बच्चे टेलीविजन चैनल पे आके खुलेआम बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं उनके माँ बाप नहीं बता रहे होंगे, भाई आज से 6 महीने पहले क्या स्थिति थी। हमारे परिवारजन, मेरे बेटे मुझसे कहते थे, पापा क्यों पंगा ले रहे हो भाई, तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, मस्ती से अपना जीवन काटो यार, काहे के लिए तुम इधर उधर के चक्कर में पड़े हो। मैंने कहा यार, भारत माता के प्रति मेरा ऋण है, उसको तो मुझे वापस करना पड़ेगा। अपनी नई पीढ़ी के लिए मुझे ऋण तो वापस करना पड़ेगा। अब अपनी जान की चिंता की जाए और भारत माता की चिंता की जाए, विकल्प चुनना है। तो युवा जो है अब हिम्मत कर रहा है, खुल के सामने आ रहा है और खुलेआम कह रहा है। और ये जो 6 तारीख को दीपिका यहाँ पे आ रहा है, मैं तो निवेदन करूंगा अपोजिशन, राहुल गांधी की लीडरशिप पे, और उसने एक संकेतक दे भी दिया है। ये अभिजीत दीपिका ने संकेतक दे दिया है, जब उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना आदर्श बताया है। इसका मतलब यह है कि वो कह रहा है कि मैं आरएसएस बीजेपी के खिलाफ हूं, मैं गोडसे सावरकर के खिलाफ हूं, मैं गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ हूं। राहुल गांधी उसे अपने अधीन ले, उनसे बात करे, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चलाए, और उसके बाद ये हमारे बच्चों के साथ, क्योंकि मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा राजीव जी, मेरे एक भी बच्चे के साथ, और जो ये प्रशांत जी ने बताया, इतनी बढ़िया बात इन्होंने कही, जो बच्चे बेचारे आईआईटी के अंदर उनका सिलेक्शन हो गया है, अगर उनकी कॉपी नहीं जची और किसी दूसरे की कॉपी जांच के उनको 55% नंबर दे दिए, जैसे वो आईआईटी, वो बच्चा जिंदगी भर क्या मानसिक अवसाद को झेलेगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो देखिए वास्तविकता यह है, देश का युवा ही देश को बदलेगा, वही बदलेगा, और देखिएगा वो बदलेगा। और मैं आशावान हूं, मैं नहीं समझ रहा ये ढेला वेला चलाना, इसका मतलब यह है पराकाष्ठा हो गई है इनकी अवसाद की। अब ये समझ गए हैं इनकी गद्दी छूटने वाली है। और ये मैं देखता हूं यही युवा 1977 में भी इन्होंने सत्ता बदली थी, और यही युवा बदलेगा, और जो भी इनके रास्ते पे आएगा, क्योंकि नेपाल के अंदर भी यही प्रयास किया गया था, बांग्लादेश के अंदर प्रयास किया था, श्रीलंका के अंदर प्रयास किया गया था। बांग्लादेश के अंदर क्या नहीं किया गया था देश की जनता, वही शेख मुजीबुर रहमान के जो पार्टी के लोग थे, उन्हीं को केवल नौकरियां मिलती थी, वहां पे इलेक्शन को रिग किया जाता था, अपोजिशन वालों को जेल भेजा जाता था, उनकी मार कुटाई होती थी। तो इसलिए वो इंतहा हो गई है, वो स्थिति पहुंच गई है। 6 तारीख का मैं वेट कर रहा हूं। 6 तारीख को इंडिया गठबंधन की जिस दिन मीटिंग है, उसी दिन यहाँ पे वो वापस आ रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम ले रहा है। इसका मतलब यह है उसे रियलाइज हो गया है, अब राहुल गांधी का वो कद हो गया है जिसमें राहुल गांधी के साथ मिलकर इस तानाशाह सरकार को हटाने का समय आ गया है, गांधीवाद से, अहिंसात्मक रूप से। लेकिन ये तानाशाही हम नहीं झेलेंगे कि हमारे देश की युवा बिल्कुल दिशाहीन हो जाए, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाए, सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ते रहें, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ते रहें,
छोटा दुकानदार और सारा उद्योग समूह जो है वो बर्बाद हो जाए, ये सहन नहीं होगा। और इसकी देखिए जवान करेंगे, हम केवल मूक दर्शक होंगे, उनके साथ खड़े होंगे, उनका साहस बढ़ाएंगे, उनका धैर्य बढ़ाएंगे, उनको धीरज देंगे कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बाबा दादी भी पीछे खड़े हुए, चिंता मत करना, हम सफेद बाल वाले, तुम काले बाले वालों के साथ खड़े हुए। जी जी प्रशांत जी, मामला मुद्दा, आप मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, मुद्दा जो है वो अब इंडिया गठबंधन के आगे की रणनीति का है। अगले 10 दिनों में इंडिया गठबंधन को एक मंच पे हम लोग देखेंगे और उसमें कुछ नई पार्टियां, नए दल हम देखेंगे, ये साफ दिखाई दे रहा है। और चाहे वो 6 तारीख को हो, 8 तारीख को हो, 10 तारीख को हो, लेकिन वो चल रहा है, उसकी तैयारियां अंदर खाने चल रही हैं। कल का इंडिया गठबंधन यानी 2024 का इंडिया गठबंधन और ये 2026 के इंडिया गठबंधन में कल की कांग्रेस पार्टी 2024 से पहले 2023 में गठबंधन, हम लोग उसके साक्षी रहे हैं, हम दोनों, आप और हम दोनों, उसके गठन से लेके सब चीज़। इसलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ कि 2024 और उसके बाद 2026 इन दोनों में कांग्रेस पार्टी कहाँ नज़र आती है आपको, और क्यों ममता बनर्जी को खुले तौर पर खुलेआम कहना पड़ता है, या कहती हैं ममता बनर्जी कि राहुल गांधी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि शिफ्ट कर देते हैं, आप कहें तो हैदराबाद, अभिषेक को। देखिए राजीव जी, मामला कांग्रेस बीजेपी से थोड़ा सा आगे का है, देश का मामला है जी। और हम एक बहुत ऐतिहासिक मोड़ पर हैं और मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, और मेरा विश्वास है क्योंकि इतिहास अपनी गति पर चलता है। कोई घड़ी की सुई में लटक जाए तो भी घड़ी की सुई आगे ही चलती है। तो और हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। मैं ये मानने को तैयार नहीं होता हूँ कि भाई मोदी जी जो चाहेंगे सो कर लेंगे। वो जब चाहेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे, वो जब चाहेंगे जब वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये नहीं है। एक छोटा सा देश का नेपाल, जिसका जो लैंड लॉर्ड कंट्री है, वो कह रहा है, उसका प्रधानमंत्री अपनी पार्लियामेंट में कह रहा है कि हमने भारत की जमीन पे कब्जा कर लिया है। और उसकी पार्टी का डेलीगेशन बीजेपी से मिलने आ रहा है, आज मिल रहा है अभी। तो ये कहाँ के विश्वगुरु हैं? देखिए 2-3 बड़े चैलेंजेस हैं और इसलिए कभी आप देखिए कि घटनाएं अचानक होती हैं। क्या किसी ने सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ये स्थिति हो जाएगी कि बच्चे, छोटे छोटे स्कूल कॉलेज के बच्चे सोशल मीडिया में आके मजाक उड़ाएंगे? लोग अपने आप को कह देंगे कि आई एम ऑल्सो कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी बन जाएगी। कॉकरोच जनता पार्टी या कॉकरोच नाम ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को तंज है, उनको जवाब है कि हम तुम्हारी ये बातें नहीं सुनेंगे, अपना काम कीजिए आप। तो क्या किसी ने सोचा था ऐसा? कि हम लोग कई बार गोदी मीडिया की बात करते हैं, पिछले 48 घंटे में आप देख लीजिए गोदी मीडिया क्या हो रहा है। ये जो कोचिंग के टीचर्स हैं, ये भी 18-18, 20-20 मिलियन के फॉलोअर्स हैं इनके, यूथ से इनका एंगेजमेंट है। नीट है, पिछले 1 महीने में क्या हुआ है? 2 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है राजीव जी। यूथ बीजेपी के हाथ से निकल गया है और दूसरी इकॉनमी बीजेपी के हाथ से निकल गई, मोदी जी के हाथ से निकल गई। ये 2 चीज अब वो कभी पकड़ नहीं पाएंगे और ये 2 चीज ही जो है वो आखिरी, इसको कहते हैं कि लास्ट स्ट्रॉ इन द कैमल्स बैक, कि आखिरी जो बोझ है वो इनके ऊपर ये 2 होगा। और बीजेपी के पास, एक एक करके मैं बात करता हूँ 2 मिनट में, बीजेपी के पास यूथ, पढ़े लिखे यूथ को इंगेज करने का कोई प्लान नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। गोदी मीडिया से वो आएंगे इस रास्ते पे। आप ठीक है, एबीवीपी के कुछ लोग आप जाके टीवी के स्टूडियो में खड़ा कर देते हो सवाल जवाब पे नकली बनाने के लिए, लेकिन गोदी मीडिया, यूथ से नाराज हो गया है गोदी मीडिया से और गोदी मीडिया इनके लिए बेकार हो गया। सुप्रीम कोर्ट केवल अब
जो कानूनी उसका अधिकार है उतना ही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट अपनी इज्जत या अपनी जो साख है उस पर बट्टा लगा चुका है। कानूनी उनके ऊपर अधिकार है, वो किसी को सजा दे दे, किसी को छोड़ दे, लेकिन उनका इकबाल खत्म हो गया। एक डर होता है, एक इकबाल होता है, एक प्रतिष्ठा होती है, वो प्रतिष्ठा खत्म हो चुकी है। ये सरकार को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ज्ञानेश कुमार कुछ भी नहीं है इन सब के आगे। तो सवाल ये कि ये जो चीजें तेजी से घटनाएं बढ़ रही हैं, मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने में घटनाएं और तेजी से बढ़ेंगी। तो यूथ इनके हाथ में नहीं है। जो आईआईटी की पढ़ाई कर रहा है, जो अपने नंबर ठीक करवाने के लिए संघर्ष कर रहा है, 18.5 लाख सीबीएसई का बच्चा, वो मस्जिदों के सामने डांस नहीं करेगा डीजे में। देश का भविष्य भी वही है, नैरेटिव भी वही बना रहा है। तो बीजेपी यूथ के साथ इंगेज नहीं कर सकती, बिल्कुल सिंपल तरीका। दूसरा, आप इकोनॉमी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके पास से जा चुका है। एक एडवांटेज कैपिटल इनफ्लो का होता था, वो खत्म हो चुका है, माइनस में। इकोनॉमी भी मोदी जी अब रिवाइव नहीं कर सकते। इकोनॉमी वहां चली गई है जो मोदी जी रिवाइव नहीं कर सकते। वो ठीक है, वो नीट का मामला आ गया, सीबीएसई का आ गया, कोई जो है वो 2 कौड़ी के टीचर का मामला आ गया, कॉकरोच आ गया, तो खबरों में पीछे चली जाती चीजें। लेकिन अर्थव्यवस्था जो है उस पर जो डेंट लग चुका है वो वापस नहीं आएगा। महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, ये तमाम चीजें होंगी जिसमें मोदी जी का कोई कंट्रोल नहीं है, और यही 2 चीजें तय करेंगी। आप देखिए, देश इतनी बड़ी समस्याओं में बीत रहा है, वो बता रहे हैं कि जलजीरा कैसे बनेगा। तो अगर आप रेडियो के प्रोग्राम में अगर आप ये बता रहे हो कि जलजीरा कैसे बनेगा, आपकी कैबिनेट मीटिंग से बाहर बातें आ रही हैं कि गर्मी बहुत है, पानी पियो, और उसका मजाक उड़ रहा है पूरे देश में, तो आप इंगेज नहीं कर पा रहे हो। इस देश का जो इंटेलिजेंट मास है उससे आप इंगेज नहीं कर पा रहे हो। कोई ठीक है, आप कोई किराए का इतिहासकार ले आओगे, उससे कोई लिखवा दोगे 2 अखबारों में, वो अलग बात है, लेकिन आप इंटेलिजेंट इंडिया से इंगेज नहीं कर पा रहे बीजेपी। और ये अगले 6 महीने में, 7 महीने में आपको दिखाई दे जाएगा कि कितना पॉलिटिकल नुकसान होने जा रहा है। अब कोई कह सकता है कि यूथ जा रहा है, इकोनॉमी गड़बड़ है, तो एमएलए कैसे बचेंगे, एमपी कैसे बचेंगे तृणमूल कांग्रेस के? वो ही बचेंगे। सवाल ये होता है कि जब आपके खिलाफ नैरेटिव खड़ा हो जाता है, फिर आप कमजोर हो जाते हो। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सुनील जी, क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पर अब यहाँ से, क्योंकि बहुत कुछ जितना होना हो गया, अब 2029 की तैयारी चल रही है, भले लोकल चुनाव जितने भी हैं, राज्यों के चुनाव वो होते रहें, लेकिन अंदर खाने तैयारी तो वही चल रही है। 2 चीज़ों की तैयारी साफ साफ दिखाई दे रही है। एक तैयारी ये है, किसी भी ढंग से संसद में, दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत, 2/3 बहुमत की तरफ बढ़े बीजेपी, उसकी एक इच्छा। संविधान को बदलने की बात कहते कहते वो अंदर खाने संविधान कितना बदल चुकी है ये हम लोग देख रहे हैं। हर संस्थाएं अगर जर्जर स्थिति में हैं, जर्जर हालात में हैं, तो ये संविधान बदल ही चुका है। इसमें और क्या कहा जाएगा। आप खुले तौर पे न करें, लेकिन अघोषित तौर पे कर ही रहे हैं। अपनी मर्जी से आप देश चला रहे हैं। जिस समय बात करनी चाहिए महंगाई की, बेरोज़गारी की, उस समय आप मन की बात में जलजीरा और आम की बात कर रहे हैं। तो ये साफ समझ में, पानी ज़्यादा पीजिए कम पीजिए की बात कर रहे हैं। उस समय छात्रों पे, नीट पे, सीबीएसई पे, सीयूईटी पे, एसएससी पे बात नहीं कर रहे हैं, पेपर लीक पे बात नहीं कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे ही इसी ढर्रे से चलेगा देश? मोदी जी का जो समर्थक है, जो सुनना चाहता है, वो उसको सुना रहे हैं। उसको जल जीरा बनाने का तरीका सुनना है मोदी जी से, वो सुना रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर के
जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवादी तबका है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जो उच्च वर्ग के लोग हैं, संपन्न लोग हैं, उनके ऊपर महंगाई, तेल की महंगाई और घी की महंगाई कोई असर नहीं पड़ता, और कोई चिंता नहीं है। मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो राष्ट्रवाद के नाम पर खड़े हैं कि ठीक है तुम 2000 रुपये पेट्रोल कर दो, हम खरीदेंगे। जो निम्न वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, उनको ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि अर्थव्यवस्था को लेकर के जो बहस की जाती है उससे उनका चुनावी जो समीकरण है वो प्रभावित नहीं होता। अगर ये न सोच रही होती तो इस एकदम रसातल में जा रही अर्थव्यवस्था को लेकर इतनी निश्चिंतता नहीं दिखाई पड़ती। आप देश को एक आत्मनिर्भर देश, मजबूत देश बनाने का अगर आप लक्ष्य रख के चलते तो जो स्थिति अर्थव्यवस्था की हो गई है, हाहाकार मच जाना चाहिए। एफडीआई आपके पास नहीं आ रहा है, निवेश नहीं आ रहा है, उत्पादन घट रहा है, रोजमर्रा की चीज़ों की खपत घट रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, किसान परेशान है, उसको उसकी उपज की कीमत नहीं मिल रही है। यह चिंता क्या का विषय होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि इन विषयों से हमारा समर्थक वर्ग में कोई असर नहीं पड़ता तो आप निश्चिंत बैठे हुए हैं। लेकिन असर पड़ेगा, इसलिए पड़ेगा कि बढ़ती हुई महंगाई के कारण लोगों का जीवन सामान्य जीवन कठिन हो गया है। पढ़ने पढ़ाने की स्थिति गंभीर हो गई, जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं वो उनके लिए गंभीर हो गई, इसलिए ये हालात बनेंगे। और जो ये हालात स्थिति हो गई है, जो इम्तिहान के पेपर लीक हो जा रहे हैं, प्रश्न इम्तिहानों का मूल्यांकन नहीं हो रहा है, यह भी लोगों के बीच में एक चिंता का विषय है। यह इसको लेकर के लोगों के मन में एक तरह की सरकार के खिलाफ नाराजगी है। आपने कहा कि राजनीतिक दलों की समझ हमसे आपसे बेहतर है, बिल्कुल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विरोध में राजनीति करने वाले या उसका विश्लेषण करने वाले लोगों की राय थी कि जब राहुल गांधी अपनी पदयात्रा पर निकले थे, पश्चिम बंगाल से गुजर रहे थे, तो ममता बनर्जी को उसमें शामिल होना चाहिए था। ममता बनर्जी नहीं गई। अगर यह राजनीतिक समझ है, अगर यह राजनीतिक जागरूकता है, तब तो फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि आखिर राजनीतिक जागरूकता कहते किसको। जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से अपनी यात्रा के दौरान गुजर रहे थे तो लोगों के मन में इच्छा थी कि अखिलेश यादव भी उनके साथ जाए और एकजुटता का परिचय दें, इस बात का संदेश दें कि विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ के खिलाफ एकजुट है। अखिलेश यादव जी ने नहीं किया। और मेरा अपना मानना है कि अगर ममता बनर्जी जी उस यात्रा में शामिल हुई होती, अखिलेश यादव जी उस यात्रा में शामिल हुए होते, तो निश्चित रूप से कोई टीएमसी के राजनीतिक परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आती, अखिलेश जी के राजनीतिक चुनावी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आती और एक बड़ा संदेश जाता। अखिलेश तो शामिल हुआ था, अखिलेश तो शामिल हुए थे। कितनी देर और कहाँ? अब वो तो उनकी यात्रा नहीं थी, तो वो जितनी देर थे। दो चीजें होती है ना, शामिल होना और गेस्ट अपीयरेंस, दो अलग अलग चीजें होती है। फिल्म का हीरो होना, उसका एक बड़ा कलाकार होना, और गेस्ट अपीयरेंस होना जी। गेस्ट अपीयरेंस क्यों कहा जाता है? एक शब्द है ये, या अनायास नहीं है। आपकी जब कोई भी भूमिका हो, छोटी या बड़ी कोई भी भूमिका हो, तो आप उस पूरे कहानी के एक पात्र गिने जाते हैं जी। ये एक राजनीति आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति है कि सब एकजुट है और सब के एकजुट होने की जरूरत भी है। आज तो स्थिति आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये इनके तमिलनाडु के अध्यक्ष रहे हैं अन्नामलाई साहब, उनके बारे में खबर आ रही है कि नई पार्टी बनाने जा रहे हैं जी। बहुत तेज खबर है ये। वो किससे मिल नहीं रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, पोस्टर बनने लग गए हैं जी। और वो कीर्ति चिदम्बरम ने साथ कहा भी है कि एक नई पार्टी अस्तित्व में आने वाली है। ये तमाम घटनाक्रम है। भारतीय जनता पार्टी आज ये चाह रही है कि उसकी जो निर्भरता है ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के ऊपर, चंद्रबाबू नायडू जी के ऊपर और जनता दल यूनाइटेड के ऊपर, वो निर्भरता कम हो और वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अपनी बहुमत हासिल कर। हर जगह यह काम किया उसने। जिस किसी भी राज्य में उसको अपनी ताकत बढ़ानी है, उस राज्य के प्रभावी दल को उन्होंने तोड़ा। वह प्रयोग
पश्चिम बंगाल में करेंगे, बखूबी करेंगे। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी को एक रख नहीं पाएंगे। जो स्थितियां सामने आ रही हैं और जो तरीका अपनाया है बीजेपी, आप राजनीतिक दलों को राजनीतिक तरीके से मुकाबला कीजिए ना, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर आप तंत्र के भरोसे, सरकार के भरोसे अपने राजनीतिक एजेंडे को चलाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों में एक राजनीतिक दलों के सामने चुनौती हो जाती है। तो टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड पर अपनी निर्भरता को कम करने, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अपने बहुमत को अपने बूते बनाए रखने, अपनी पार्टी के नाम पर बनाए। उन्होंने 7 राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के सांसदों को क्यों तोड़ा? अपने साथ शामिल कर लिया क्योंकि एक ताकत बढ़ जाएगी। यह काम करेंगे और ये चुनाव खत्म होते होते वो तमाम राजनीतिक दलों को कमजोर कर, और ये करके न केवल वो अपनी बहुमत को बढ़ाएंगे, राजनीतिक दलों को भी कमजोर करेंगे। आम आदमी पार्टी को अगर उन्होंने तोड़ा पंजाब में, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के ऊपर असर पड़ेगा उसका। हालांकि अभी पंजाब में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस ने भी एकदम दूसरे नंबर पर, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल चौथे 5वें नंबर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मजबूत मुकाबला किया है कांग्रेस ने। और आप कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर रहे हैं, चुनाव के बाद से कितनी भूमिका मिली है कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब की भारतीय जनता पार्टी को? कहीं दिखाई पड़ते हैं क्या? वो किसी नीति निर्णय के या कार्य योजना के किसी बैठक में अमरिंदर सिंह दिखाई पड़े? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही किया और आज भी कर रही है। यह उन राजनीतिक दलों को समझना है जो भारतीय जनता पार्टी को अपने अपने राज्यों में स्थान देते हैं और उसको ताकत देते हैं जी। आज जरूरत है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति करना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक ताकत को बचाए रखना चाहते हैं, तो आपको उन ताकतों के साथ खड़ा होना पड़ेगा जो बीजेपी का विरोध कर रही हैं, जो आज की तारीख में देश में इंडिया दल समूह। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंडिया दल। और एक माफी चाहूँगा, एक जी प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि आज जो सीबीएसई में बच्चा है, आज जो नीट में परेशान हो रहा है, 2029 के चुनाव में ये नैरेटिव सेट कर रहा होगा 3 साल बाद, तो ये क्या गोरक्षा दल में शामिल हो जाएगा? बीजेपी के पास ऐसा कौन सा फोरम प्लेटफॉर्म है जो पढ़े लिखे युवाओं को वो अपनी ओर आकर्षित कर पाए? ये बच्चे मस्जिदों के सामने डांस तो करेंगे नहीं, तो बीजेपी के पास कुछ है नहीं युवा के साथ इंगेज करने में। और यही 2029 का चुनाव यही युवा लड़ने जा रहा है। जी राजू जी, युवाओं के दम पे नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हुए थे। 60 करोड़ युवाओं का देश, 60% युवाओं का देश, 60 करोड़ नहीं 60% युवाओं का देश। और अगर मतदाताओं में देखिए तो अगर 100 करोड़ मतदाता हैं, लगभग 100 करोड़ मान लें, तो SIR में 10 करोड़ काट दीजिए तो 90 करोड़, SIR में 10, 12, 15 करोड़ तो काट ही देंगे। तो और अभी 7.5 करोड़ काट चुके हैं, तो 90 करोड़ 85 करोड़, उसमें से अगर 60% मतदाता युवा हैं और उन 60% मतदाताओं में से अगर 20% मतदाता, 15% मतदाता अगर नाराज़ हो गए, जो नाराज़गी दिखाई दे रही है, जो 2014 में नहीं थी, 2019 में नहीं थी, वो नाराज़गी अब धीरे धीरे बढ़ रही है, जो दिख रही है। अगर वो बढ़ गई तो फिर 24 में भी नहीं थी और 24 में भी नहीं थी, बिल्कुल। लेकिन वही 2024 के बाद और 2024 से पहले की सियासत में, और ख़ासकर जनता के, क्योंकि हम लोग अभी पार्टी बेस्ड एनालिसिस कर रहे हैं। हम आगे से ज़रा इस बात की तरफ बढ़ेंगे जो मैं इस डिबेट में लेके आना चाहता था। अब हमको ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उस बेस्ड एनालिसिस करने की ज़रूरत है, जो हमारे ऊपर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जी, समाज में क्या कर, समाज में जो चल रहा है, और इससे जो एक निराशा का भाव जो पार्टी बेस्ड अगर आप करते हैं तो सब तरफ हरियाली है। कुछ भी देख लीजिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट है कि ये इलेक्शन कमीशन है, सब तरफ बीजेपी के बल्ले बल्ले हो जाते हैं, उनके पक्ष में सब कुछ हो जाता है, तो निराशा झलकेगी, आप लोगों के मन में निराशा आएगी। क्योंकि कुछ भी हो जाए बीजेपी जीत जाती है, पश्चिम बंगाल में जीत जाती है, कल को तमिलनाडु में जीत जाएगी, परसों केरला में जीत जाएगी। अब यही सब तो बचा है, मैं उत्तर भारत की बात करूंगा नहीं। तो इसके बाद इस हिसाब से तो फार्मूला वही कहता है, प्रशांत जी, अमलेंदु जी या सुनील जी, फार्मूला तो यही कहता है कि 2 + 2 = 4।
लेकिन 2 + 2 = 5 अगर होने वाला है तो ये फॉर्मूला से इतर कुछ और मूला है, यानी कोई और थ्योरी है। ये यहाँ समझने की ज़रूरत है और इस पर हम आने वाले समय में और चर्चा करेंगे। कुछ प्रमाणों के साथ, कुछ प्रूफ के साथ आपके साथ हम बैठेंगे। ऐसे हम बात करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बैठे हैं, 4 लोग बैठ गए और लेक्चर दे रहे हैं। नहीं दोस्तों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं।